देखो ज्वाइन हो रही है। भाई मुझे
स्क्रीन शेयर सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है। हाँ जी सर, हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है सर। सर मेरा देखिए एक बार पीपीटी शो हो गया सर। हाँ आ गया सर। देखिए सर पीपीटी शेयर हो गया जी। बिल्कुल बिल्कुल हो गया सर आपका। और सर वॉइस भी आ रही है जी? हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। जी सर। तो शैल आई स्टार्ट सर? अभी 5 मिनट रुको जरा, फिर हम बताते हैं। ठीक है, अभी मैं होल्ड पे हूँ सर। सर मीनवाइल स्क्रीन शेयर आप बंद कर दीजिए। मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ सर। सर कर दिया जी। ओके ओके। अभी मैं अपने आज दिनांक 30 दिसंबर को शल्य विभाग द्वारा ग्वालियर आयुष महाविद्यालय में आयोजित होने वाली वेबिनार की औपचारिक रूप से चालू होने से पहले भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए आज इष्ट देव भगवान धन्वंतरी की वंदना से हम कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले धन्वंतरी वंदना। गणपति वंदना के पश्चात मैं संस्थान के प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करूंगा। आज की नेशनल वेबिनार में जो कि हमारे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल ग्वालियर के द्वारा संपन्न हो रही है, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले माननीय मंत्री महोदय जिनके की आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं,
उनका मार्गदर्शन हमेशा मिल रहा है। हम माननीय आयुष मंत्री मध्य प्रदेश श्री रामकिशोर कांवरे जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ ही निजी कारण से किसी बैठक में उपस्थित होने के कारण से हमारे बीच में आशीर्वचन देने के लिए माननीय उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम माननीय के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी उन्हीं के निर्देशन में कार्य हो रहा है। मैं माननीय का हमारे वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय PS महोदय, माननीय आयुष विभाग के PS महोदय, माननीय प्रतीक हजेला जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय सर भी आज मीटिंग में हैं। अभी यदि मीटिंग समाप्त होगी तो सर हमारे से जुड़ेंगे, हमारा मार्गदर्शन देंगे, तो हम बीच में 2 मिनट 3 मिनट का उनका मार्गदर्शन देंगे। माननीय सर का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शल्यतंत्र, NIE जयपुर, जो हमारे आग्रह के कारण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपना फर्स्ट सेशन का उनका वो रहेगा, सेशन रहेगा, तो मैं व्याख्यान रहेगा, उनको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सेकेंड सेशन के हमारे डॉक्टर BS आर्य, BC आर्य सर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर एंड HOD है, डिपार्टमेंट ऑफ शल्यतंत्र, MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, कानपुर कला, सोनीपत के हैं। तो सर, आप हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमारे यहाँ पर व्याख्यान के लिए उपस्थित हुए। मैं आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वेबिनार में उपस्थित सभी राष्ट्रीय आयुर्वेद महाविद्यालयों के प्रिंसिपल सर, उनकी फैकल्टी और जितने भी जो सहयोगीगण हैं, आयुष अधिकारी महोदय हैं, संभागीय आयुष अधिकारी महोदय हैं, सभी चिकित्सा अधिकारी हैं, उनका सभी का मैं हृदय से आभार, अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आज की वेबिनार जो फर्स्ट एड एंड रेफरल एक्यूट एब्डोमेन के लिए हो रही है, जो कि आम जन में इसका बहुत आवश्यकता है कि फर्स्ट एड में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सभी आज पहलू पर हम विचार विमर्श करेंगे सभी बैठ करके और सर के व्याख्यान सुनेंगे। उसके पश्चात कुछ क्वेश्चन सेशन भी होंगे। तो हम आज सभी उपस्थित सभी सज्जनों का मैं हृदय से आभार, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। अब मैं पहले सेशन के लिए डॉक्टर सुश्रुत कनौजिया जी, प्रोफेसर एंड HOD, शल्यतंत्र, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज ग्वालियर, बुलाता हूँ कि फर्स्ट सेशन प्रारंभ करें। धन्यवाद। इस नेशनल वेबिनार के प्रथम सत्र के व्याख्यान के लिए मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह को आमंत्रित कर रहा हूँ। नरेंद्र सिंह का स्नातक अध्ययन पटियाला आयुर्वेदिक कॉलेज से, स्नातकोत्तर पपरोला आयुर्वेदिक कॉलेज से और PhD की उपाधि इन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय जोधपुर से प्राप्त की है और वर्तमान में ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। मैं नरेंद्र सिंह से आग्रह करूंगा कि अपना व्याख्यान आरंभ करें। नमस्कार सर। Shall I start, sir? सर, मेरा PPT आई थिंक स्क्रीन पे है, तो आप सभी को नमस्कार। इस श्रृंखला के जो माननीय आयोजक मंडल है, चीफ पैट्रन है किशोर कांवरे जी और प्रोफेसर सुश्रुत कनौजिया जी, और उसके अलावा भी तो पूरे का पूरा आयोजक मंडल है गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदा कॉलेज ग्वालियर MP से, जिन्होंने आज ये 5वां नेशनल वेबिनार आयोजन किया है। सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी का तो इस मंच के माध्यम से इस नेशनल वेबिनार के लिए एकत्रित हुए हैं, उन सभी का स्वागत करता हूँ। तो
आप सभी का आभार, नमस्कार। तो चलिए, अभी मैं आयोजक मंडल के जैसे उनकी मुझे यहाँ पे एक वो मिली थी, मुझे एक व्याख्यान देना है, तो मुझे जो दिया गया दैट इज आ टॉपिक कंसर्निंग द फर्स्ट एड। तो अगर हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं तो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं भी हमारी जो डे टू डे कंडीशंस होती हैं, जिसमें हम लोग अपनी ओपीडीज में, अपने हॉस्पिटल्स में, अपनी डिस्पेंसरीज में जहाँ पे हम लोग चिकित्सारत होते हैं, तो अक्सर हम लोगों को कुछ एमरजेंसीज एनकाउंटर करनी पड़ती हैं। अगर हम लोग मेडिसिन के दृष्टिगोचर देखें तो वो एमरजेंसीज होती हैं हमारे पास चेस्ट पेन की, जिसको हम लोग सीरियस एमरजेंसी में देखते हैं। कई बार किसी भी प्रकार के अधरंग के रोगी हमें देखने को मिलते हैं। कई बार कुछ श्वास रोगी जिसको हम लोग सीओएडी के अंडर देखते हैं। कई बार एपिलेप्सी के रोगी, कई बार डायबिटीज के रोगी जिनके शुगर लेवल अत्यधिक कम हो जाते हैं, उनको हमें देखना पड़ता है। और कई बार हाइपोथर्मिया या हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशंस को हमें देखना पड़ता है। अगर शल्य या सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम लोगों को एनकाउंटर करने पड़ती हैं कंडीशंस लाइक एक्यूट एब्डोमेन, या कई बार वो पेशेंट जिनके पेरिटोनियल कैविटी में अत्यधिक जो पानी है वो एकत्रित हो जाता है, एसाइटिस जैसी कंडीशन जिसके चलते उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। कई बार हमें एनकाउंटर करना पड़ता है रिटेंशन यूरिन को। कई बार हाइपोवोलेमिक कंडीशन जो कि अत्यधिक डायरिया डिजेंट्री के बाद या अदरवाइज हेमोरेजिक कंडीशन के बाद हमें एनकाउंटर करनी पड़ती हैं। हमें एनकाउंटर करना पड़ता है कई प्रकार का ट्रॉमा और कई बार बर्न केसेस। तो ये एक लिस्ट है उन इमरजेंसीज की, एंड दिस इज बेसिकली अ एंडलेस लिस्ट। हम लोग ये नहीं कह सकते हमें यही देखना पड़ेगा। कई बार हमारे पास कोई इंसेक्ट बाइट, कई बार हमारे पास कोई स्नेक बाइट, कई बार डॉग बाइट, कुछ भी आ जाता है। तो वो बेसिकली ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनको हम लोग उन कंडीशंस के अंतर्गत रखते हैं जिसमें हमें एकदम से किसी ना किसी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अब जो हमारी फर्स्ट एड है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम लोग फर्स्ट एड की इंपॉर्टेंस की बात करें तो हमारे पास अभी जो हमारे अच्छे जर्नल्स हैं उनमें एक डाटा है भी, अगर हम लोग प्रॉपरली अर्ली डायग्नोसिस कर लें, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट शुरू कर दें, तो कई बार हम लोग अप टू 33% ऑफ द डेथ्स that may be there due to the medical or the surgical condition or trauma, उनको हम लोग पोटेंशियली प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन डेथ्स का कारण ये चार होते हैं, या तो मिसडायग्नोसिस या इनएप्रोप्रिएट इनिशियल केयर, कई बार एक्सटेंसिव हेमरेज या हाइपोवोलेमिया जिसके में रिवील्ड या कंसील्ड कोई हेमरेज हो सकती है, चेस्ट की, एब्डोमेन की, लॉन्ग बोन की या इंट्राक्रेनियल की, या कई बार पेशेंट के जो ऑक्सीजन लेवल हैं वो क्रिटिकली 60 या 55 से नीचे आ जाते हैं। और सबसे खराब इंजरीज होती हैं हमारे वर्टेब्रल कॉलम की इंजरीज। इसमें कई बार पेशेंट इंजरी के टाइम तो बच जाता है, लेकिन अगर हम लोग उसको एक एप्रोप्रिएट वे में उसको हॉस्पिटलाइज करें या उसकी व्यवस्था नहीं करें, तो कई बार जो सेकेंडरी स्पिनल कोड इंजरीज होती हैं वो सबसे ज्यादा ड्रास्टिक हो जाती हैं। तो इसमें ये आ जाता है भी जो इससे बचा कैसे जाए। ये जो 33% डेथ्स हो जाती हैं यूजुअली ड्यू टू दीज एक्यूट और इमरजेंसी कंडीशन, तो इसमें तीन ही हमारे लिए माध्यम बनते हैं। पहला अर्ली एंड प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस, दूसरा एफिशिएंट फर्स्ट एड केयर, और तीसरा प्रॉम्प्ट प्लानिंग फॉर डेफिनेट केयर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंस थी। तो अभी हम लोग बार बार एक ही बात के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं, फर्स्ट एड फर्स्ट एड फर्स्ट एड। तो बेसिकली ये फर्स्ट एड है क्या? अगर हम लोग फर्स्ट एड को डिफाइन करें तो फर्स्ट एड एक ऐसी मेडिकल या अदरवाइज केयर है जो कि किसी भी पेशेंट या उस इंजरी के विक्टिम को दी जाती है जो कि उसको एक एप्रोप्रिएट मेडिकल केयर मिलने से पहले
मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं भी किसी भी केयर के लिए हमारे पास अभी बिल्कुल एक आइडेंटिफाइड हायर सेंटर्स हैं। मान लीजिए हमारे पास एक हेड इंजरी का पेशेंट है, हेड इंजरी का पेशेंट है, अगर उसमें हमारे पास ग्लासगो कोमा जो स्कोर है अगर वो हमारे पास 7 या 8 से कम है तो डेफिनेटली दैट इज अ केस ऑफ न्यूरोसर्जन, और न्यूरोसर्जन डेफिनेटली किसी ना किसी हायर सेंटर पे मिलेगा। लेकिन उस हायर सेंटर से पहुंचने से पहले उस रोगी को जो केयर हम लोगों ने देनी है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ फर्स्ट एड। सिमिलरली हमारे पास कोई अधरंगा दोरी रोगी आ जाता है, या हमारे पास कोई ऐसा रोगी आ जाए जो कि चेस्ट पेन के साथ आया है, जिसको इमीडिएटली एक एक्सटेंसिव और एप्रोप्रिएट कार्डियक केयर चाहिए जो कि एक हायर सेंटर पे उपलब्ध है, तो उससे पहले हम लोगों को जो केयर उस रोगी को देनी है एट आर डोर स्टेप, कई बार ये केयर हमें एट द साइट ऑफ इंजरी भी देनी पड़ सकती है, तो इसमें हमारे पास उस केयर को हम लोग इंक्लूड करते हैं। So the aid provided to the patient before the victim receive a specialized medical aid is called as first aid। और इसके हमारे 3 या 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है अभी इट इज टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ ऑनगोइंग ट्रॉमा। लेट्स सपोज कहीं पे आग लगी है, रोगी अंदर है तो उसको बाहर निकालो, कहीं रोगी धुएं वाली स्थिति में है तो उसको वहां से बाहर निकालो, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है जो कि सड़क के ऊपर हो गया तो उसको उस सड़क से हटाकर कहीं सुरक्षित ले जाए। दूसरा होता है हमें इमीडिएटली, हम सारा काम खुद नहीं कर सकते, इमीडिएटली हम लोगों को इस एक्सीडेंट के बारे में, इस विक्टिम के बारे में इंटीमेट करना है टू द एप्रोप्रिएट सेंटर, ताकि उसको उस सेंटर तक पहुंचाने के लिए हम लोग व्यवस्था कर सकें। तीसरा काम होता है इमीडिएटली हम लोग पेशेंट को रिससिटेट करते हैं ऑन द लाइन ऑफ ए, बी एंड सी। Here A stands for airway care, B stands for breathing support and C stands for the circulatory support। अभी आगे आने वाली स्लाइडों पे हम लोग देख लेंगे इसको। और उसके बाद आता है प्रिवेंट फर्दर डैमेज फ्रॉम अनस्टेबल इंजरीज। मैंने पहले ही किया, मान लीजिए अभी आपके पास एक पेशेंट आ गया जिसको कि रोड साइड एक्सीडेंट में, जिसके कि ये जो थाई बोन है जिसको हम लोग जंगा अस्थि बोलते हैं या फीमर बोलते हैं, ये टूट गई। अगर भाई टूट गई तो इसमें जो हेमोरेजिक लॉस होगा वो कम से कम 2.5-3 लीटर का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है भी उसको उसी जगह के ऊपर हमें टेम्परेरी सप्लिंटेज कर देना है, क्योंकि अगर उसकी जो ब्रोकन फीमर है वो एक दूसरे से घर्षण करती रही तो कई बार पहले 3 घंटे में ही वो रोगी उस चोट से बाहर उबर नहीं पाएगा, कई बार उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जो हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू प्रिवेंट द फर्दर डैमेज ओइंग टू द अनस्टेबल इंजरीज। तो एक एक स्टेप करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उस ऑन गोइंग जो ट्रॉमा का प्रोसेस है उसको रोकते हैं, मूविंग द पेशेंट अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द एक्सीडेंट एंड स्टॉपिंग द ऑन गोइंग फिनोमिना लीडिंग टू द एक्सीडेंट, से सफोकेशन इंजरी, से द ऑन गोइंग बर्निंग। जो दूसरा स्टेप है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग पेशेंट के ABC में एयरवे की बात कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, हमने सिर्फ एक ही काम करना है, हम लोगों ने उस पेशेंट की जो ओरल कैविटी है उसमें जो भी सक्रीशंस हैं, चाहे वो स्लाइवा है, चाहे ब्लड है या वॉमिटस है, उसको हम लोगों को मैन्युअली क्लियर करना है। कई बार जब हम लोग इसको मैन्युअल क्लियर करते हैं तो अगर आप सिर्फ उसके हेड को टिल्ट कर दोगे तो उसकी ओरल कैविटी में इकट्ठा हुआ स्लाइवा, ब्लड या वॉमिट बाहर निकल जाएगा, तो वो अंदर ले पाएगा सांस को। एक इसमें बड़ी बारी इंपॉर्टेंट होती है, दीज आर द मैनुअल टेक्निक्स। ये मैनुअल टेक्निक्स में कुछ नहीं है, एक हेड टिल्ट है, एक चिन लिफ्ट है, एक जा थ्रस्ट है। ये नाम ही बड़े लग रहे हैं लेकिन आगे आने वाली स्लाइडों पे इसके बारे में सब कुछ है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला, सबसे पहले है अपनी चिन लिफ्ट या हेड टिल्ट। यहाँ पे आपके सामने एक स्लाइड है, इस स्लाइड पे अगर हम लोग अपने उल्टे हाथ के सामने देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है भी जो पेशेंट की टंग है वो टंग फाल हो गई है और पेशेंट का जो मेन रेस्पिरेटरी पाथवे है जिसको हम लोग
उसका ट्रेकिया कह रहे हैं, ट्रेकिया से ट्रेकिया ना कहें आप उसको, ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स से ऊपर का एयरवे कहें, अगर देखें तो वो पूरे का पूरा बंद है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने पेशेंट के माथे पे हाथ रख के और उसकी नीचे चिन के ऊपर हाथ रख के उसको टिल्ट कर दिया, तो दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं जो उसकी टंग थी, जो टंग है वो अब आगे मूव कर गई। अगर मूव कर गई तो अब उसका जो ओरोफेरिंक्स है और नेजोफेरिंक्स है वो खुल गए। अगर नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स खुल गए तो अब गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। ये हम लोग सभी जानते हैं, जो हमारा ब्रेन है वो मैक्सिमम 3 या 5 मिनट के एनॉक्सिया को टॉलरेट करता है। अगर एनॉक्सिया 3 या 5 मिनट से ज्यादा हो जाए तो कई बार जो हमारा ब्रेन है उसमें जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल हो जाता है। तो जैसे पहले मैंने कहा, मैनुअल क्लियरिंग ऑफ द ओरल कैविटी फॉर द एक्यूमुलेटेड सेक्रीशंस, और जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज बेसिकली द हेड टिल्ट एंड द चिन लिफ्ट। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, पेशेंट के फोरहेड पे हाथ रखना है, चिन के नीचे हाथ रखना है और उसको लिफ्ट कर देना है। इससे जो पेशेंट का ब्लॉक्ड एयरवे है वो खुल जाएगा, पेशेंट के लंग्स को ऑक्सीजनेटेड एयर मिलेगी। अगर ऑक्सीजनेटेड एयर मिलती है तो पेशेंट में गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चले भी पेशेंट की रेस्पिरेशन चल पड़ी, ठीक है, भी उसका एयरवे पेटेंट है, तो क्या जब हम लोग उसको हेड टिल्ट या चिन लिफ्ट कर रहे हैं तो इमीडिएटली हम अपनी दोनों आंखों से पेशेंट की जो चेस्ट राइज है उसको देखते हैं। अगर हमारे हेड टिल्ट या चिन लिफ्ट से पेशेंट की जो चेस्ट राइज और चेस्ट डिप्रेशन आना शुरू हो गया, इसका मतलब है हमारा मैयर इफेक्टिव है। कई बार सिर्फ ये जो एक सिंगल छोटा सा स्टेप है ये किसी की भी जिंदगी बचा सकता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पिक्चर रखी है, वो पिक्चर है जा थ्रस्ट की। जा थ्रस्ट थोड़ा सा टेक्निकल जॉब है, लेकिन अभी ड्यू टू दिस कोविड एरा हम लोग इस सिनेरियो में है, अभी हम लोग आपको फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप जा थ्रस्ट को लेकर अगर सिर्फ 5 मिनट भी अपने किसी कलीग के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल बी इन पोजीशन टू लिफ्ट द लोअर जॉ ऑफ द पेशेंट। उससे भी कई बार जो हमारा एयरवे है ये पेटेंट हो जाता है। उसके बाद ये एक बहुत ही कारगर मैन्यूवर है, इसको बोला जाता है हेमलिक मैन्यूवर। होता क्या है, कई बार हम लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, एकदम से हमारा कोई साथी या कभी कभार स्वयं को भी एकदम से कोई चीज हमारे ओरोफेरिंक्स में आकर अटक गई। अब टंग फॉल तो है नहीं ओरोफेरिंक्स में, तो अब एक तरह से फिजिकल कोई जो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो उसको रिमूव करने के लिए एक मैन्यूवर हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड एज हेमलिक मैन्यूवर। अब इस हेमलिक मैन्यूवर को करने का ढंग क्या है, हम लोगों ने रोगी के पीछे खड़े हो जाना है, जो हमारा दायां हाथ है जो गवर्निंग हाथ है उसकी फिस्ट बनानी है, लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ना है और पेशेंट की नाभि के नीचे रखकर हम लोग रोगी के पीछे खड़े हो जाते हैं और उसको 2 या 3 बार अंदर को थ्रस्ट देते हैं। उससे क्या होता है, जितनी भी ट्रैप्ड एयर हमारे लंग्स में होती है वो एक फोर्स के साथ बाहर निकलती है और उसके साथ जो गले में अटकी हुई चीज है वो बाहर चली जाती है। मैं निवेदन करूंगा आप सबको भी, अगर आज आप इस वर्कशॉप के दौरान या उसके बाद अपने YouTube वीडियोस में इस हेमलिक मैन्यूवर को डालेंगे तो आपको इसके बारे में कई वीडियोस वहां पे मिलेंगे। एक वीडियो मैं भी कुछ समय के बाद आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग इसको एक बार रन थ्रू कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, ये अक्सर हमें घरों पे इनकाउंटर करना पड़ता है या कई बार अपनी डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल में। होता क्या है, जितने भी ये छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 1 या 1.5 साल के करीब होती है, इनमें एक टेंडेंसी होती है ये किसी भी चीज को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद ये मुंह में डाल लेते हैं। कई बार एकदम से जैसे ही इन्होंने मुंह में डाला और कहीं इनके श्वास की नाली में कोई मटर का दाना, कोई चने का दाना, कोई कॉइन जिसको हम लोग बोलते हैं, कई बार कोई बच्चे का इरेजर उठाकर ये निगल लेते हैं,
कुछ भी ये निगल लेते हैं तो एकदम से इनमें फाइंडिंग आती है भी ये आवाज गले से निकलती नहीं है फिर इनके, और इनका रंग जो बिल्कुल एकदम से नीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में फिर से कोशिश कीजिए, बच्चे को आप अपने हाथ में लीजिए, ये आपके सामने एक पिक्चर है, और अपने हाथ से बच्चे की गर्दन को सपोर्ट करके स्टर्नम आपके फोर आर्म पे हो, आपने उल्टे हाथ से दोनों जो उसके स्कैपुलास हैं उसके बीच में एक हल्की सी थपकी दे देनी है। जैसे ही ये आप थपकी दे दोगे तो भी जो ट्रैप्ड एयर है वो बाहर निकलेगी और इस बच्चे के मुख से ये चने का दाना, ये मटर का दाना और सिक्का है ये एकदम से बाहर निकल जाता है और बच्चा उसी समय सांस लेना शुरू कर देता है। ऐसा एक इवेंट मैं शेयर करना चाहूंगा भी। अभी हमारा एक साथी जो बस से ट्रेवल कर रहा था, बस में यूजुअली जो परिवार होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी गोद में छोटे बच्चे होते हैं और उस बच्चे ने एक्सीडेंटली जो एक चने का दाना होता है जो अक्सर बसों में बिक रहा होता है उसको उसने निगल लिया तो उसकी आवाज बंद। लेकिन मेरे साथी ने उसी समय उस बच्चे को अपने हाथ पे लिया और उसके स्कैपुलास के बीच में हल्के हाथ से थपकी दी और खट से वो बाहर आ गया। लेकिन अगर वो उसको यहाँ पे नहीं देता तो सिर्फ 3 या 5 मिनट में शायद उस बच्चे के ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते जिसके कारण हो सकता है उस बच्चे की जान पर भी बढ़ती या हो सकता है उसको ताउम्र कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ती। तो फर्स्ट एड एक ऐसी केयर है जिसको हमें किसी भी लेवल पे कहीं पे भी देना पड़ सकता है, ठीक है। उसके आगे है ब्रीदिंग सपोर्ट। ब्रीदिंग सपोर्ट में जैसे एयरवे में हम लोगों ने मैनुअली जो उसकी ओरल कैविटी है उसको क्लियर कर दिया, ठीक है। हमने चिन लिफ्ट की बात करी, हम लोगों ने हेड टिल्ट की बात करी, हम लोगों ने जा थ्रस्ट की बात करी और हम लोगों ने हेमलिक मैन्योर की बात करी इन एडल्ट्स एंड इन द टॉडलर्स। अब दूसरा पार्ट है उसमें ब्रीदिंग सपोर्ट। ब्रीदिंग सपोर्ट अब क्या करें, अब हर एक जगह पे तो आपको ऑक्सीजन या हाई फ्लो ऑक्सीजन या अदरवाइज मेडिकल ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो उस हालत में हमें क्या करना पड़ेगा, उस पेशेंट को इमीडिएटली एक ओपन स्पेस में ले जाना है, खुले स्पेस में ले जाना है। कई बार कोई बेहोश हो जाता है तो उसके आसपास अक्सर 10-15 लोग एक झुरमुट लगाकर खड़े हो गए तब भी उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो सभी को वहां से हटा दीजिए, एक ओपन प्लेस दीजिए, हो सकता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाए और वो रिवाइव हो जाए। अदरवाइज जो एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है जिसको हम लोग माउथ टू माउथ और विद एम्बू बैग कहते हैं, अगर ये अवेलेबल है दिस कैन बी अ बेस्ट सपोर्ट। अब ये आप लोगों के सामने मैंने एक पिक्चर रखी है जो इस मास्क का जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग, क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से हैं, हमारे अपने जो संदर्भ है उसमें यूजुअली ये माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन को ना तो अच्छा समझा जाता है और ना हर एक कोई देता है इसको, ठीक है। इसके साथ कई सोशल इश्यूज जुड़े रहते हैं, तो इसको देने के लिए, प्रदत्त करने के लिए ये एक मास्क आता है और इस मास्क का कुल जो प्राइस है वो सिर्फ 35 या 40 रुपए है, कहीं से भी मिलता है। आप अपना पर्सनल एज अ डॉक्टर ये मास्क आपके जेब में रहे, जब भी कोई जरूरत पड़े तो हम लोग किसी को भी एक आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के तौर पे दे सकते हैं। लेकिन कई बार एज ए डॉक्टर हम लोगों को कुछ और मैयर करने पड़ते हैं जिसमें ये मैयर्स आते हैं इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी या टेंशन निमोथोरेक्स, ठीक है। ये डेफिनेटली वो मैयर्स हैं जो कि हम लोग डिस्पेंसरीज में या अदरवाइज नहीं करते हैं, लेकिन एज अ मेडिको वी शुड वी शैल बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जैसे इसमें मैंने एक शब्द लिखा है टेंशन निमोथोरेक्स। ये भाई टेंशन निमोथोरेक्स क्या है, टेंशन निमोथोरेक्स में ये है जो हमारा प्लूरा है उसमें एक एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ द एयर हो गई है जिसके चलते हमारा उस तरफ का जो लंग है वो पूरी तरह क्लैप्स हो गया है। अगर क्लैप्स हो गया तो क्या करना, क्या कुछ नहीं, आपके पास आईवी सेट है, आपके पास 20 सीसी डिस्पोजेबल सिरिंज है, तो आपने उसकी एक स्टेरिलाइज्ड नीडल लेनी है। यहाँ पे आपने क्लेविकल पे हाथ रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे मेरे क्लेविकल पे हाथ रखा,
इस क्लेविकल की मिड लाइन, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस यहाँ पे। मैंने बगैर किसी लोकल के, बगैर कुछ भी करे, अगर इस स्पेस में एक नीडल डाल दी तो मैं उस आदमी की लाइफ बचा सकता हूं। क्योंकि अदरवाइज अगर ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स जो कि एक प्रोग्रेसिव फिनोमिना है, अगर 5 या 10 मिनट कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस कर गया तो ये दूसरे लंग को भी इन्फ्लेट नहीं होने देगा और पेशेंट के ब्रेन में फिर से इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाने हैं। इसलिए जो ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, बाय पुटिंग अ वाइट बोर नीडल इन द सेकंड और द थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस इन अ मिड क्लेविकुलर लाइन, ये कई बार हमारे लिए लाइफ सेविंग हो जाता है। और कई बार ये जो इमरजेंसी थोरेकोसेंटेसिस है, जिसको हम लोग अक्सर चौथी या पांचवी इंटरकॉस्टल स्पेस में करते हैं, जस्ट एंटीरियर टू द मिड एक्सिलरी लाइन या मिड स्केपुलर लाइन, तो ये भी कई बार हमारे लिए लाइफ सेविंग स्टेप है। उसके बाद है सर्कुलेटरी सपोर्ट। सर्कुलेटरी सपोर्ट में कुछ नहीं है, हम लोग वहां पे स्टॉप करते हैं ऑनगोइंग ब्लीडिंग को बाय अप्लाइंग अ प्रेशर और बाय अप्लाइंग अ टॉर्निकेट, या फिर हम लोग पेशेंट को पुट करते हैं इन अ ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। बेसिकली दिस इज अ ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, जिसमें हम लोग हेड एंड को लोअर कर देते हैं। इससे होता क्या है, जितना भी पेशेंट की बॉडी का ब्लड है वो हमें सेंट्रल एक्सिस में मिलता है। अगर सेंट्रल एक्सिस में मिलता है तो ब्रेन को मिलता है, अगर ब्रेन को मिला तो हमारी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल एक्सिस एक्टिवेट हो जाती है और हमारे पास जो एंडोजीनस हमारा कैटिकोलामिन्स है वो अवेलेबल हो जाता है। तो हमें बाहर से जो सपोर्ट नहीं मिल रही या कुछ समय के बाद मिलेगी, तो तब तक हम लोग उस पेशेंट को बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ये जो एक इनिशियल केयर हो गई, जिसमें हम लोगों ने एयरवे ब्रीदिंग सपोर्ट की बात करी, सर्कुलेटरी सपोर्ट की बात करी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा, जिस वीडियो को हम लोग बोलते हैं सीपीआर वीडियो। ठीक है, सीपीआर अभी आपकी स्क्रीन पे देखिए एक वीडियो शेयर होगा। ये वीडियो है सीपीआर का। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से भी एक बार आप इस वीडियो को देखिए, भी इस वीडियो में जो प्रेजेंटर है बेसिकली वो कर क्या रहा है। ये मैंने रन किया। सर मेरा वीडियो शेयर हो रहा है सर? हेलो सर। हाँ सर, वीडियो शेयर हो रहा है आपका। हाँ जी सर, देखिए एक ये वीडियो है, इसमें क्लियरली मैंने यहाँ पे एक साउंड बंद कर दी। अभी हमें एक पेशेंट मिला है जो अनकॉन्शियस है, तो जो सीपीआर प्रोवाइडर है वो, एक बार दोबारा से ड्रैग कर रहा हूं मैं इस वीडियो को, अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए इस वीडियो में हमें मिलेगा क्या, हमें एक अनकॉन्शियस पेशेंट मिलेगा जिसमें ना तो कोई रेस्पिरेशन है और ना कोई पेरिफेरल पल्स है। इस समय जो फर्स्ट आदमी उसको वहां पे मिलेगा, वो नंबर 1 पे ये देखेगा भी ये जो पेशेंट है अनकॉन्शियस है। दूसरा, इमीडिएटली देखेगा पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी सॉर्ट ऑफ स्टिमुलाई, जैसे वो उसको चेस्ट पे टैप करके देख रहा है अभी, आर यू ओके, आर यू ओके। ठीक है, तीसरा वो इमीडिएटली किसी को हेल्प के लिए कॉल करता है भी जस्ट आप जाइए और बताइए यहाँ पे कोई एक ऐसा आदमी पड़ा है जिसको की सपोर्ट की जरूरत है। और उसके बाद फिर वो पेशेंट के ऊपर ये जो आपकी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन है वो शुरू करता है। इसमें आपने देखना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, नंबर 1, जब भी आप किसी की सीपीआर करते हैं तो कोशिश कीजिए आप उसको किसी हार्ड सरफेस पे लीजिए। नंबर 2, जब हम लोग सीपीआर करते हैं तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करते हैं। अगर हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट से हमें लगता है पेशेंट में सांस आ गई तो ठीक है, नहीं आ रही तो हम एक बार पेशेंट को सांस देते हैं। ठीक है, अब सांस देने का हमारा सिद्धांत क्या है वो अभी आपको पता चलेगा। यूजुअली हम लोग 16 के पीछे 1 या 32 के पीछे 2 ब्रीद पेशेंट को देते हैं। अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में बात करेंगे। लीजिए सर।
तो यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो की बात करी, ठीक है। तो इसमें फिर से हम लोगों ने एक बार वीडियो को फिर से देख लेते हैं भी। सीपीआर हम लोगों ने किया, थोड़ी सी बात कर लेते हैं भी। सीपीआर जैसे ही आप इनिशिएट कर रहे हैं, देख रहे हैं पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, नॉट ब्रीदिंग, चेस्ट लिफ्ट नहीं, उसकी हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, और उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है भी, नंबर एक तो जब भी सीपीआर देना है किसी हार्ड सरफेस पे देना है। नंबर दो, जो आपकी चेस्ट कंप्रेशन होनी चाहिए वो कम से कम 4 या 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, आपके हाथ स्टर्नम पे होने चाहिए। उसके बाद ये है भी, आपने एक रेशो बनानी है 15:1 और 16:1 की, ठीक है। अगर आप सिर्फ अकेले प्रोवाइड कर रहे हैं तो कई बार हम लोग एक साथ 32 चेस्ट कंप्रेशंस तक देते हैं। 32 चेस्ट कंप्रेशंस देने के लिए आपको 18 सेकंड्स लगने चाहिए। 18 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं, इसका मतलब हम एडिक्वेट चेस्ट कंप्रेशंस नहीं कर रहे हैं। अगर चेस्ट कंप्रेशन 5 सेंटीमीटर से कम है, अगेन चेस्ट कंप्रेशन इज इनएडिक्वेट। उसके बाद जब हम लोग चेस्ट कंप्रेशन से ब्रीदिंग पे गए तो 32 या 30 चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद हम लोग 2 ब्रीथ देते हैं। ब्रीथ कितना? बहुत ज्यादा मुंह भर के या बहुत ज्यादा छाती फुलाकर नहीं देना, रूटीनली जितना हम सांस अंदर खींचते हैं या सांस बाहर छोड़ते हैं उतना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भी, जब हम लोग चेस्ट कंप्रेशन से ब्रीदिंग में जाते हैं या ब्रीदिंग से चेस्ट कंप्रेशन में आते हैं, तो इस सारे में जो हमारा बीच का लैगिंग पीरियड है, इट मस्ट नॉट एक्सीड 6 to 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दीज आर द कीज ऑफ एडिक्वेट और आइडियल सीपीआर, जो कई बार हम लोगों को एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेटरी सपोर्ट में क्लब करके देना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे हम लोग फर्दर ले लेंगे। नाउ लेट्स मूव फर्दर इन द पीपीटी। उसके बाद हम लोगों ने ये बात कर ली ट्रेंडलबर्ग पोजीशन की, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद ये है भी, अगर हमारे पास पेशेंट वर्टेब्रल कॉलम इंजरी या स्पिनल कॉर्ड इंजरी का है तो यूजुअली हम लोग उस पेशेंट को शिफ्ट करते हैं विद द सर्वाइकल सपोर्ट, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, यार ये सर्वाइकल सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? तो कुछ नहीं, जो ये हम लोगों ने मोजे पहन रखे हैं, अगर हम अपनी जुराब में एक न्यूज़पेपर को रोल करके डाल देंगे, देन इट वुड एक्ट एज अ वेरी गुड सर्वाइकल सपोर्ट, ठीक है। और मूविंग द पेशेंट एज वन पीस, कोशिश कीजिए पेशेंट को बिल्कुल सीधे का सीधा लिटाकर किसी वुडन प्लैंक पे या फट्टे पे लिटाकर ही हम शिफ्ट करें, जिससे कि उसको अगली इंजरी से हम लोग बच सके, ठीक है। उसके अलावा कई बार हमारे पास ये फ्रैक्चर्स के केस आते हैं, तो उसमें हमारे पास बात होती है टेम्परेरी स्प्लिंटेज की। तो टेम्परेरी स्प्लिंटेज के लिए जरूरी नहीं है स्प्लिंटेज कोई मतलब हमें रेडी टू यूज स्प्लिंटेज आती हैं। ये हमारे सॉक्स, ये हमारे द्वारा लिया हुआ गमछा, दुपट्टा, वहां पे पड़ा कोई पॉलीथीन बैग, कोई भी रोप, कोई भी बैम्बू स्टिक, कोई न्यूज़पेपर, इट कुड बी देयर एज अ वेरी पोटेंशियल सपोर्ट और टेम्परेरी स्प्लिंटेज अदरवाइज, ठीक है। और जो उससे आगे लिखा है भी, अगर किसी के पेशेंट की चेस्ट के ऊपर कोई ओपन चेस्ट वुंड है तो हमेशा उसको हम लोगों को कवर कर लेना चाहिए,
ठीक है। अब जैसे ही हम लोगों ने पेशेंट की एक इनिशियल असेसमेंट कर ली है, एक फर्स्ट एड दे दिया है, तो उसके बाद हम लोग पेशेंट को एक डेफिनेटिव हायर सेंटर की तरफ रेफर करते हैं विद द प्रायर इंटीमेशन एट दैट सेंटर, ताकि वो उस रोगी को उस छोटी सी हिस्ट्री के साथ डोर स्टेप पे ही ले ले। ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ रेफरल के बाद कुछ रखी हैं भी। कई बार आप हॉस्पिटल में हैं, वहाँ पे आपके पास पेशेंट आते हैं जिनमें कि हाइपोवोलेमिक वैरायटी के क्राइसिस हैं, excessive vomiting, severe diarrhea, combined loss owing to diarrhea, vomiting, upper GIT bleed, heat illness, heat cramps, fluid therapy in burns। तो उसमें हम लोग सिंपली कुछ वाइटल्स पे आते हैं। जब हम लोग हॉस्पिटल के डोर स्टेप पे होते हैं तो हमारे वाइटल्स क्या होते हैं, या तो पल्स है या बीपी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों को कि जब भी आप किसी इमरजेंसी को मैनेज करते हैं, देन always try to keep a stringent vigil over the pulse rate instead of the BP। कई बार जो BP है that could be a misleading factor। तो नॉर्मली जो हमारा पल्स रेट है वो 80-90-100 तक जाता है, लेकिन अगर ये 110 को क्रॉस कर रहा है, 130 को क्रॉस कर रहा है, तो हमारे पास डेफिनेटली ये एक इंडिकेटर बन जाता है सीवियर या मॉडरेट शॉक का। ठीक है। तो हम हमेशा पल्स की वॉल्यूम पे और पल्स की काउंटिंग पे भी हमारे पास पल्स रेट कितना आ रहा है उसके ऊपर स्ट्रांगली रिलाई करते हैं। इसमें अब आ जाता है थोड़ा सा सिलेक्शन ऑफ आईवी फ्लूइड्स। कई बार ये हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपको डायरिया डायसेंट्री को मैनेज करना है, यस, सबसे अच्छी जो ऑप्शन है आपके पास वो नॉर्मल सलाइन रहती है। अगर आपको लगता है भी नहीं, सॉल्ट्स के साथ थोड़ी सी एनर्जी भी चाहिए, in the heading of under the heading of the caloric supply, DNS could be a very good option। जो हमारा रिंगर्स लैक्टेट है वो हमेशा हमारे लिए फिजियोलॉजिकल ग्लूकोज फ्री फ्लूइड है टू बी गिवन इन द कंडीशंस लाइक द डायरिया और कीटोएसिडोसिस इंट्राऑपरेटिव और द पोस्ट ऑपरेटिव फेसेस और इन बर्न वुंड केयर। अब मैं थोड़ा सा हट रहा हूं जो रूटीनली अवेलेबल फ्लूइड्स हैं उनसे, जैसे आइसोलाइट एम है, आइसोलाइट जी है, आइसोलाइट पी है, आइसोलाइट ई है। जो आइसोलाइट एम है वो बेसिकली उस समय सबसे अच्छा है जिस समय हम लोगों ने पेशेंट को टोटली फ्लूइड थेरेपी पे रखा है, पेशेंट का ओरल इनटेक कुछ नहीं है, तो हम लोग बेटर है आइसोलेट एम के साथ है। लेकिन अगर पेशेंट में बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स हो रही हैं, अगर हमें लग रहा है भी वॉमिटिंग्स में HCl जा रहा है और इधर HIL लॉस हो रहा है एज अ एसिड यूरिया टू द पेशेंट, तो आइसोलाइट जी कुड बी अ आइडियल फ्लूइड। ठीक है। बच्चों में हमेशा जो फ्लूइड यूज होता है दैट इज बेसिकली आइसोलाइट पी। और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड डेफिसिट है, ठीक है, पर्टिकुलरली वो पेशेंट्स जिनके ऊपर की एक लॉन्ग टर्म ये इलनेस चल रही है, तो उसके लिए जो फ्लूइड रहता है दैट इज आइसोलाइट ई। उसके अलावा वॉमिटिंग के केसेस में हमें यूजुअली क्या एनकाउंटर करना पड़ता है, हाइपोवोलेमिया होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम तो बॉडी कंजर्व कर जाती है, सोडियम को कंजर्व करने के चक्कर में पोटेशियम का लॉस हो रहा है, तो हाइपोकैलीमिया है, मेटाबॉलिक अल्केलॉसिस है और हाइपोक्लोरीमिया है। हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो सिलेक्शन ऑफ फ्लूइड है दैट इज बेसिकली द नॉर्मल सलाइन और द आइसोलाइट जी। उसके अलावा अगर डायरिया है तो डायरिया में आइसोलाइट जी की जगह पे हमारे पास जो आइडियल फ्लूइड रह जाता है वो हमारा फिजियोलॉजिकल सलाइन रह जाता है दैट इज बेसिकली द रिंगर्स लैक्टेट, क्योंकि उसमें हाइपोकोलीमिया के साथ साथ हाइपोनेट्रीमिया है। अगर वॉमिटिंग के केस में मेटाबॉलिक अल्केलॉसिस होता है तो एक्सेसिव डायरिया के केस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। सो द आंसर इज ऑलवेज रिंगर्स लैक्टेट इंस्टेड ऑफ आइसोलाइट जी। और कई बार अगर हमारे पास रिंगर्स लैक्टेट या आइसोलाइट जी रिंगर्स लैक्टेट नहीं है तो हम लोग डेक्सट्रोज विद द सोडियम बाइकार्बोनेट सप्लीमेंटेड विद द पोटेशियम क्लोराइड देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं निवेदन करना चाहूंगा पोटेशियम क्लोराइड को जब भी हम लोग दे तो हमारे पास एक सुविधा होनी चाहिए, उस सेंटर पे भी हम लोग
एक जो सीरियल उसके सीरम पोटाशियम लेवल और ईसीजी कर पाए। अगर हमारे पास सीरम पोटाशियम लेवल या ईसीजी की सुविधा हमारे सेंटर पे नहीं है तो मैं कहूंगा तो उसको आप इंजेक्टेबल पोटाशियम क्लोराइड मत दीजिए। ऐसे पेशेंट में आप ओरल रूट से पोटाशियम क्लोराइड दीजिए या पोटाशियम का कोई और सोर्स है उसको स्विच कीजिए। इंट्रावीनस रूट से पोटाशियम क्लोराइड को मत दीजिए। अगर हमारे पास कंबाइंड लॉस है तो डेफिनेटली हमारे पास इधर वॉमिटिंग भी है, डायरिया भी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्केलोसिस दोनों है, तो हमें प्रेफरेबली आइसोटोनिक सलाइन के साथ रहना है जो कि नॉर्मल सलाइन है, और हमें जो पोटेशियम क्लोराइड है वो इंट्रावीनस या ओरल रूट दोनों रूट से दिया जा सकता है। उसके अलावा बर्न्स, ये बर्न्स के केसेस अक्सर मैं डिस्कस करता हूँ जहां पे भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि आज भी हम लोग हिंदुस्तान में मेडिकली बहुत तरक्की कर गए। अभी आप लोग सभी ग्वालियर जैसी एक जगह पे बैठे हैं जहाँ पे हर एक हेल्थ फैसिलिटी है, मैं यहाँ पे जयपुर में बैठा हूँ, लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट टू से टिल डेट भी आज भी अगर हमारे पास हमारे जयपुर में, मैं ग्वालियर की बात नहीं करूंगा, जयपुर में, जयपुर जैसे सिटी में जहां पे 1000 बेडेड एसएमएस जैसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है हमारे पास, लेकिन अगर आज भी कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो जाए ना जिसमें टोटल बॉडी सरफेस एरिया सेकेंड डिग्री बर्न्स में 30% से ऊपर हो जाए तो हम लोग उस पेशेंट को बचा नहीं सकते। 100 में से 95 रोगी हाइपोवोलेमिक बर्न वुंड शॉक से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उन पेशेंट्स को रिससिटेट नहीं करते एज पर द स्टैंडर्ड लाइंस। तो मेरा आपसे निवेदन है सभी से भी इस फंडामेंटल को आप जरूर पकड़िए भी, जैसे ही हमारे पास बर्न वुंड केस है और अगर बर्न वुंड केस में हमारे पास सेकेंड डिग्री टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 20% से ऊपर हो गया तो हम लोगों को उसको इमीडिएटली रिससिटेट करना है, और उसको रिससिटेट करना है तो हमारे पास बेसिकली एक फॉर्मुलेशन चलती है, वो ये है, ठीक है। उसमें ये है भी लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक 60 किलो का आदमी है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया अगर उसका इन्वॉल्व हो गया 30%, तो मुझे ये पता है भी पहले 24 घंटे में उस पेशेंट को 7.5 लीटर फ्लूइड लगना है। 7.5 लीटर फ्लूइड का मतलब हो गया 15 पेंट। अगर 15 पेंट लगने हैं, लेकिन अगर उस पेशेंट को ये 15 पेंट पहले 24 घंटे में नहीं मिलेंगे तो वो डेफिनेटली पेशेंट उसी कैटेगरी में जाएगा जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने पहले कर दिया भी हम लोग 100 में से 95 रोगियों को नहीं बचा पाते, ठीक है। तो अगर हमारे पास कहीं पे कोई बर्न वुंड केस आता है और हमें लग रहा है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंटेशन भी ये एक मॉडरेट या सीवियर बर्न्स का केस है, तो उसके बर्न वुंड को मैनेज करने के लिए इमीडिएटली जो हम लोगों ने यहाँ पे किया भी, हमें एक वाइड बोर की जो वेन है उसमें एक बड़ा कैनुला डालना है 16 या 18 FG का, ठीक है। और फिर हम लोगों ने इस कैलकुलेशन के आधार पे, ठीक है, पेशेंट में इमीडिएटली फ्लूइड देना है। इसमें जो 7.5 लीटर 7200 ml हम लोगों ने कैलकुलेट किया, उसमें से जो 3.6 लीटर है पहले 8 घंटे में, 3.6 लीटर अगले 16 घंटे में जाना चाहिए। अगर आपने दे दिया तो रोगी बचेगा, अगर आपने ये फ्लूइड नहीं दिया और उसके 12-14 घंटे निकल गए तो रोगी को बचाना मुश्किल है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपके साथ बर्न्स की बात कर लूंगा, क्योंकि मैंने सीधा आपको सेकंड या थर्ड डिग्री दिखाया। फर्स्ट डिग्री बर्न्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ स्किन के ऊपर लालिमा आएगी, सेकंड डिग्री में फफोले पड़ते हैं, और थर्ड डिग्री में पूरी की पूरी स्किन अलॉन्ग विद द सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग जो फर्स्ट डिग्री बर्न्स के केस है उसको हम लोग यूजुअली कुछ नहीं करते। सेकंड डिग्री बर्न्स के केस अगर वो 20% से नीचे हैं तो भी उनको ऐसे कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, पर वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें जो बर्न्स हैं उनको एक इमीडिएट इंटेंसिव मैनेजमेंट की जरूरत है, वो आपके सामने है। थर्ड डिग्री बर्न्स विद द टोटल बॉडी सरफेस एरिया मोर देन 20 डिग्री, सेकंड डिग्री बर्न्स विद द टोटल बॉडी सरफेस एरिया मोर देन 30 डिग्री, बर्न्स इंक्लूडिंग द चेस्ट, नेक, फेस एंड द जेनिटेलिया हमेशा सीवियर बर्न्स की कैटेगरी में आएंगे, और कोई भी बर्न्स जिसके साथ एसोसिएटेड कोई भी इंजरी है वो हमेशा सीवियर बर्न्स की कैटेगरी में जाएगा। माइल्ड बर्न्स में पेशेंट ओपीडी
केस के तौर पे मैनेज हो जाएगा। मॉडरेट बर्न में पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए और उसकी बर्न वुंड शॉक की लाइन पे मैनेजमेंट चाहिए, और जो सीवियर बर्न का केस है उसको तो एक क्रिटिकल बर्न केयर यूनिट चाहिए ही। फिर मेरा एक निवेदन है इस फॉर्मूले के ऊपर, दिस फार्मूला इज कॉल्ड एज पार्किलेंड फार्मूला। पार्किलेंड फार्मूले पे आप फ्लूइड को कैलकुलेट कर लीजिए। जब आपके पास रोगी आया है आप उसको इस फार्मूले पे लीजिए, तो हो सकता है हम उस पेशेंट के लिए कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, और इसके साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं रोकता हूं क्योंकि समय सीमाएं हमारे पास हैं, और मैं आदरणीय डॉक्टर सुश्रुत को रिक्वेस्ट करूंगा भी मेरी प्रेजेंटेशन के माध्यम से या इसके दौरान अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग उसको ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर नायर। अभी सेकंड सेशन लगातार इसी कंटिन्यूएशन में चालू रखते हैं और क्वेरीज जो है वो लास्ट में ले लेंगे। तो ठीक है सर। ओके। अब मैं सेकंड सेशन के लिए डॉक्टर बीसी आर्या, डॉक्टर बीसी आर्या सर को आमंत्रित कर रहा हूँ। सर कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक और बनारस विश्वविद्यालय से शल्य विभाग से स्नातकोत्तर उपाधि रहती है और वर्तमान में कानपुर कलाम के बाबू सिंह मेमोरियल महिला आयुर्वेद महाविद्यालय में शल्य तंत्र विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपना प्रेजेंटेशन आरंभ करें। डॉक्टर बीसी आर्या। तो सर। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, मैं मेरा स्नैप पढ़िए। मैं विजिबल हूँ। हाँ सर, चालू करिए। अच्छा ठीक है। यस। हेलो।
यहाँ पर नहीं आ रहा ना सर, प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट आ रहा है सर। सर आपका वीडियो कॉल करो, हेलो। हाँ जी, अरे देखता हूँ यार, एक मिनट रुको जरा, मैं उसको बुलाया, उसको टेक्निकल पर्सन को अनम्यूट कर दिया, ठीक है। अच्छा, वीडियो आपकी सर आवाज आ गई सर? हाँ, वीडियो में ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है
ओके थैंक यू। सर प्लीज स्टार्ट करिए सर। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात मुझे मेरा ये वो कैसे होगा इसमें, मेरी ये स्लाइड कैसे आएगी, सर मेरी उसमें पीपीटी कैसे आएगी मुझे इसमें? सर उसमें एक एरो का सिंबल है, अपवर्ड एरो का सिंबल है, उसको आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन शेयर हो जाएगी आपकी। अच्छा हाँ आप देखिए जहाँ पे माइक का है सिंबल आ रहा है ठीक उसके ठीक राइट साइड में आप ठीक। अब आ गई ना? हाँ हाँ सर प्रोसेस हो रहा है। मैंने शेयर तो किया है इसको, स्लाइड पर। सर अभी आया नहीं है स्क्रीन में आपके, मुझे लगता है नेटवर्क का इश्यू है सर थोड़ा सा, इसी वजह से थोड़ा सा प्रोसेस में डिले हो रहा है। नेटवर्क तो मेरा वैसे तो ठीक ही चला नेटवर्क तो। हाँ सर आ गया सर, आपका स्क्रीन शेयर हो गया सर। इसके शेयर हो गया, थैंक यू थैंक यू। ओके हाँ सर प्लीज स्टार्ट करिए सर। मजीद मीटिंग में हो नहीं करता हूँ। हाँ, good afternoon to all. I would like to thank Dr. Shashwat Kanoja sir, the college dignitaries of your college, and all the dignitaries who are joining this webinar. And I am extremely thankful to Dr. Narendra Singh, my colleague and my friend, is a very fantastic presentation today. Now, today's topic, my topic is acute abdomen. Now, acute abdomen, अगर हम देखा जाए तो हमारी जिंदगी acute abdomen खासतौर से when we are talking about the surgery, तो acute abdomen is a very typical and a very vague term. पेट में जितने भी दर्द हैं वो सब acute abdomen के अंडर हेडिंग में आते हैं हमेशा, है ना। और ये जितने भी सर्जन्स हैं, भले ही वो कॉलेज में हो, प्राइवेट प्रैक्टिस में हो या किसी गवर्नमेंट संस्थान में हो, वो सब के सब जो एक्यूट एब्डोमेन है सबको अच्छा खासा परेशान करता है। अगर हम देखा जाए तो एक्यूट एब्डोमेन क्या है? एक्यूट एब्डोमेन इज रेफर्स टू अ सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन it is many cases medical emergency requiring urgent and specific diagnosis. Several causes need immediate surgical treatment और कई जगह पर तो हमें बहुत ज्यादा सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, मेडिकली भी हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं। बाकू अजारा ने बेडा ने इस बात को बोला 1997 में कि क्लिनिकल कंडीशन विच अराइजेस फ्रॉम द एक्यूट क्लिनिकल कंडीशन एब्डोमिनल कैविटी इट मैनिफेस्ट एज अ पेन, दैट इज एक्यूट एब्डोमेन। Acute abdomen is a relatively non-specific symptom complex in which a patient is first seen in a toxic state, complaining of incapacitating abdominal pain, invariably accompanied by fever and leukocytosis. Generally, those patients who comes to us with having the acute abdomen, generally उनमें क्या है, हमें WBC एक्सट्रीमली हाई करीब 12,000, 15,000, 18,000 के रूप में पाई जाती है। अगर हम एक्यूट एब्डोमेन को आल्सो में डिफाइंड एज एब्डोमिनल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस दैट मे रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन इमीडिएटली और लेटर ऑन। अगर हम देखें तो अगर हम इंसिडेंसेस देखें तो उसमें क्या है, एपेंडिसाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एक्यूट एपेंडिसाइटिस। और अब तो एक ट्रेंड भी चल चुका है कि अगर आपके पास कोई पेट का दर्द का आया है, पेट दर्द का पेशेंट आया है, तो प्राइवेट प्रैक्टिस में जनरली क्या होता है कि उसका अपेंडिक्स निकाल जाता है, आइदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एपेंडिसाइटिस और नॉट। But nearly 100 other conditions may present in a similar fashion, in particular ruptured ectopic pregnancy in a fallopian tube, ruptured acute diverticulitis and जो है या फिर जो mesenteric lymphangitis हो। अगर हम देखा जाए, अगर हम देखें कि acute abdominal classification, how can we do the classification of the acute abdomen? The three approaches to evaluate patients with acute abdominal pain. There's the first is classification of acute abdomen into system, abdominal topography 4 quadrants के साथ और on the basis of the abdomen and clinical regions। सबसे पहले हम देखेंगे classification of abdomen
pain into the system. Systemic pain क्या क्या है? आपके पास 3 main categories of abdominal pain. First, intra-abdominal pain arising from the within the abdominal cavity or retroperitoneum of the cavity of the abdomen. The GI अगर देखा gastrointestinal tract में तो there is the most common and most frequent name is appendicitis, then diverticulitis. In genitourinary system, these are renal colics. They are highly painful conditions. In gynecological acute PID, pregnancy, ectopic pregnancy ruptures. And vascular system में अगर देखा जाए तो acute abdominal aneurysm, mesenteric ischemia, etc. Second one is like extra-abdominal, जो था तो intra-abdominal और extra-abdominal less common, involves the cardiopulmonary, खासतौर से acute MI attacks. Generally, the pain occurs severe in the epigastric region, then chest. Abdominal wall hernia, जोस्टर खास तो hernia भी stimulated hernias या hernias, यहाँ पे जोस्टर. Toxin metabolic diabetic ketoacidosis have a severe abdominal pain, neurogenic pain यहाँ पे जोस्टर. Psychic anxiety, depression, हालांकि anxiety और depression का पेट दर्द से कोई मतलब नहीं, but those patients who are suffering with the anxiety या depressive disorders, they may sometimes their complaints are severe pain in abdomen. In spite of that, they have no any pathology of these types. Non-specific pain, abdominal pain not well explained or described. अगर हम एब्डोमिनल टोपोग्राफी के आधार पर देखें जो क्लासिफिकेशन जो है इसके जो 4 क्वाड्रेंट है, राइट अपर लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड राइट लोअर एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, तो इनमें देख सकते हैं हम कि a lot of causes are a long list of the causes are there, या long list of diseases are there. जैसे राइट अपर क्वाड्रेंट में देखते हैं एक्यूट कोलेस्टाइटिस है, ड्यूडेनल अल्सर्स है, हेपेटाइटिस है, कंजेस्टिव हेपेटोमेगाली है, पाइलोनेफ्राइटिस राइट साइड, अपेंडिसाइटिस राइट साइड न्यूमोनिया, खासतौर से कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रप्चर जो अम्यूबिक लीवर एब्सिस या पाइलोजेनिक लीवर एब्सिस. लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में रप्चर्ड स्किन, गैस्ट्रिक अल्सर्स, एओर्टिक एन्यूरिज्म, परफोरेटेड कोलन, पाइलोनेफ्राइटिस, लेफ्ट साइड ऑफ न्यूमोनिया. राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट में देखा था अपेंडिसाइटिस, सेल्फिंजाइटिस, राइट सेल्फिंजाइटिस, राइट साइड ऑफ ट्यूबोवेन एब्सिस, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑफ साइड से राइट साइड, राइट एओर्टिक और रीनल पेन या कॉलिक, इनकार्सरेटेड हर्निया एंड स्टिमुलेटेड हर्निया, mesenteric adenitis, Meckel's diverticulitis, Crohn's disease. खासतौर एक्यूट Crohn's disease में ऐसा होता है, क्रोनिक में तो डल एक्यूट पेन बना रहता है. Perforated cecum, psoas sepsis is a very painful condition. In left side, left lower quadrant में आप देखेंगे intestinal obstructions हैं, acute pancreatitis, early appendicitis, mesenteric nephritis, और endless list is there. Now next, the causes present in the 9 region of the abdomen. उसमें है कि उनको जो अभी हमने 4 भागों में थे उनको 9 भागों में बांट दिया है. कोलेस्ट्रॉल राइट अपर क्वाड्रेंट में, राइट, you can see the list, you can see the case of the 9 abdominal region. Now extra abdominal causes. Some extra abdominal causes are the long list is there, in which हालांकि these are the extra abdominal, but they still have the pain in the abdomen. और सीवियर, समटाइम्स इट्स सीवियर पेन इन एब्डोमेन. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस सिस्टम में करके देखा जाए तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस है, यूरीमिया है, सिकल सेल डिजीजेस है, पोर्फायरिया है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, वास्कुलाइटिस है, ग्लूकोमा है. तो एंडलेसली यू कैन सी अ लॉट ऑफ डिजीज आर देयर. अब हाउ कैन दे प्रेजेंट? अब जो भी हमारे पास पेशेंट ओपीडी में या आईपीडी में, जनरली ओपीडी में जो पेशेंट हमारे पास आते हैं एक्यूट एब्डोमेन के, तो उनके जो अगर हम pain in abdomen known as the acute abdomen. If they have the severe pain in abdomen, that is known as acute abdomen. अब what exact cause? It is totally depend upon the presentation of the patient and which region of the abdomen have patient may have pain. पेट के कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा दर्द है, उसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड सिम्टम है, उसके आधार पर तय करते हैं. लेकिन अगर जनरल सिम्टम्स अगर हम देखें या कि जनरल क्लिनिकल फीचर्स अगर हम एब्डोमेन पेन या एब्डोमेन के एक्यूट एब्डोमेन के देखते हैं, तो उनमें जनरली सीवियर पेन है. कई बार तो वो बिल्कुल वेग पेन होता है, या कई बार कहता है साहब हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको एग्जैक्टली द साइट ऑफ द पेन, तो पेशेंट के साथ एग्जैक्ट पेन नहीं बताता, पूरे पेट में दर्द हो रहा है. तो बहुत उसमें बड़ा जो है मुश्किल होता है एग्जैक्टली पहचानना कि व्हाट इज द रियल कॉज. Patient associated with the nausea and vomiting, or maximum time patient also have the constipation.
और sometimes when a patient having the perforation या जो acute rupture of the tubal pregnancy या ectopic pregnancy rupture जब आता है तो उसमें पेशेंट शॉक के साथ आता है. The patient have the dyspnea, oliguria, anuria, dizziness and the palpitations. और sometimes जो है बिल्कुल उनका लो लेवल रिपोर्ट का जो है पल्स और ब्लड प्रेशर रहता है. और पेशेंट हैव द पोर जनरल हेल्थ, ब्लीडिंग इट मे बी in the form of the hematocytosis or melena. Visual pain, अब हम देखें कि why acute abdomen patients has the so severe pain. Visual pain, यानी कि pain in the abdomen. Visual pain always having the cramping, cramps like बड़ा मरोड़ सी होती है, achy, diffuse, exactly patient बता नहीं पाता exactly किस साइड में दर्द है, poorly localized. Due to stretching of the fibers, innervation of the walls of the hollow of the solid organs. Actually अगर मैं इससे पहले आपको एक बार शेयर करना चाहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं देखा है कि पेन के मैंने अभी तक एक्सपीरियंस मैंने लिया तो उसमें सबसे मेरे जो पेन के 3 कारण मुझे दिखाई दिए. पहला कारण है जो कि क्योंकि ऑल द पेन आर जो रेगुलेटेड थ्रू द नर्व्स, तो 3 कारण मुझे अभी तक जो नजर आए हैं जो या मैं उनको कंक्लूड कर पाया हूँ कि वो क्या है कि सबसे पहले स्ट्रेचिंग ऑफ पेन ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द नर्व्स, आइदर दे मे बी इन हॉलो विजरा, इंटेस्टाइन या कहीं पर स्किन पे हो या बाहर कहीं पर भी हो, तो स्ट्रेचिंग ऑफ द पेन, स्ट्रेचिंग ऑफ द नर्व. दूसरी बात क्या है, कंप्रेशन ऑफ द नर्व या इंजरी ऑफ द नर्व. ये 3 चीजें हैं. नर्व में कहीं इंजरी है, कहीं कंप्रेशन है या कहीं स्ट्रेचिंग है जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द होता है. अब अलग अलग तरह की नर्व की इंजरीज होती है, नर्व के साथ उसका बिहेव होता है जिसकी वजह से पेशेंट को अलग अलग तरह के पेन होते हैं. इट अकर्स अर्ली एंड पोरली लोकलाइज्ड. इट कैन बी ड्यू टू द अर्ली स्टेज और इन्फ्लेमेशन. विजुअल पेन आप यू कैन सी द साइड्स ऑफ मिड एपिगैस्ट्रिक पेन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्टमक, ड्यूडेनम, हेपेटोबिलियरी सिस्टम और पेनक्रियाज के दर्द जनरली आपको एपिगैस्ट्रिक पाए जाएंगे. मिड एब्डोमेनल पेन में ब्लैक के आसपास तो जूजुनल या नियम के पेन यहाँ पाए जाएंगे. लोअर एब्डोमेन में जनरली कोलन के पेन होंगे, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पेन होंगे, वो इस तरह से आपको विजुअल पेन होंगे. सेंसरी लेवल से एसोसिएटेड विद द विजुअल स्ट्रक्चर्स. अगर हम नर्व लेवल पर इसको देखें तो इफ अ पेशेंट हैविंग द पेन इन द लीवर, स्प्लीन एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम, तो इसका कॉजेटिव फैक्टर फ्रेनिक नर्व है जिसकी रूट वैल्यू C3, C4, C5 है. पेरिफेरल डायफ्राम, अगर पेरिफेरल डायफ्राम है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर, स्मॉल बाउल में अगर पेन है पेशेंट को, तो जो है सीलेक प्लेक्सस एंड द ग्रेटर स्प्लैक्टिंग नर्व के स्ट्रेचिंग, उनकी इंजरी या उनके कंप्रेशन की वजह से दर्द होगा, तो वो उसका लेवल जो है T6, 7, 8, 9. और अपेंडिक्स, कोलन एंड पेल्विक विजराज में अगर है तो T9 से T11 मेजेंटिक प्लेक्सस एंड लेसर स्प्लैक्टिंग नर्व की वजह से होता है, तो उसमें जो है उसका लेवल जो है T9, T10, T11 का रहता है. सोमेटिक पेन और पैराइटल पेन, it is this type of pain having the symptom of sharp, cutting, stabbing and well localized pain. जबकि जो विजुअल पेन है वो डल एक्टिंग है, वो एग्जैक्टली डिफ्यूज टाइप ऑफ पेन है और ये वेल लोकलाइज्ड है. इट अकर्स लेट एंड बेटर लोकलाइज्ड, caused by irritation of peritoneal fibers. It occurs late and better localized, can be localized to a dermatoid. रेफर्ड पेन के साथ रेफर्ड पेन है, जैसे एक्यूट एपेंडिसाइटिस का पेन है, स्टार्टेड फ्रॉम द अम्बिलिकस एंड आफ्टर 6 hours is reached up to the level of the left iliac fossa. Distant from site of the generation symptoms but no sign is there. Pain is felt as a site away from the pathological organ. जहाँ पैथोलॉजी है उसके दूसरी जगह जाकर दर्द होता है. पेन इज यूजुअली इप्सिलेटर, जिस जगह दर्द है उसी के तरफ दर्द होना है, टू द इन्वॉल्व ऑर्गन एंड इज फेल्ट मिडलाइन इन पैथोलॉजी मिडलाइन. पैटर्न बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल एम्ब्रियोलॉजी. अब देखो रेफर्ड पेन का कारण क्या है कि जहां पर हमें दर्द है, ठीक है ना, तो वहां की नर्व सप्लाई और वो नर्व दूसरी जगह जहां जहां सप्लाई करते हैं वहां दर्द. जैसे ये डायफ्राम है, यहाँ पर जो कोलेस्टाइटिस का पेन है या कोलिटिस का पेन है, आपको राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में है, तो डायफ्राम और इस जगह को सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, C3, C4, C5. द सेम नर्व सप्लाई, नर्व इनर्वेशन गोइंग ऑन द राइट टिप ऑफ द शोल्डर और यहाँ पर इस पे कोई शोल्डर पे और अपर उस पे. तो ये जो है ये पेशेंट के टिप ऑफ द शोल्डर पे
pain होता है. Those patients who are suffering with the acute cholestasis, they also have the pain in the right shoulder. At the same time, जो dermatomes है 9 thoracic 6 thoracic 11 तक वाले, वो जो है ये dermatome पीछे की तरफ जाता है. That's why they have acute cholestasis में pain. Patient may have the BOA sign positive, any pain in the posterior axial line in between the 9 to 11th ribs. तो ये रेफर्ड पेन की वजह, ये इन नर्व सप्लाई की वजह से है. रेफर्ड पेन लोकेशन आप देख सकते हैं कि हार्ट का पेन रेफर होकर कहाँ जाएगा. लीवर का पेन, हार्ट का पेन यहाँ से इधर कंधे की तरफ को, लीवर का पेन यहाँ जाएगा, बिलियरी कोलिक का पेन यहाँ से लीवर की तरफ जाएगा. कोलेस्टाइटिस, पैनक्रेटाइटिस, ड्यूनल अल्सर का पेन यहाँ है, रीनल कोलिक यहाँ है, जबकि यहाँ होना चाहिए. स्मॉल इंटेस्टाइनल पेन मिड एब्डोमेन में, अपेंडिसाइटिस राइट इलेक फोसा में. ठीक है ना. इस तरह से यू कैन सी दिस डायग्राम दैट द रेफर्ड पेन इज सीन इज देयर. एक्यूट कोलेस्टाइटिस का पेन पीछे बहुत सारे, जैसा भी हमने बताया, ये राइट यूटेक कॉलिक जो है, लेफ्ट यूटेक कॉलिक का पेन जो है ग्रोइंस की तरफ होगा. रप्चर्ड एन्यूरिज्म का जो है बैक टू द फ्लैंक्स. एक्यूट पैनक्रेटाइटिस पीछे की तरफ को बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरफ को इसका दर्द जाता है, बोरिंग पेन, स्टैबिंग पेन. परफोरेटेड अल्सर्स जो है उनका जो है, क्योंकि उनका जो कंटेंट्स है, दे कोरोसिव कंटेंट्स कम टू द पैराकोलिकेटर टू द पेल्विस. दैट्स व्हाई पेशेंट में हैव द पेन इन द पेल्विस. तो टिपिकल साइड ऑफ द वेरी सफरिंग पेन यू कैन सी a lot of आपको इन चीजों से काफी हद तक मदद मिल सकती है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पैथोलॉजी इनसाइड. Characteristic pain when a patient comes with the acute abdomen, the colic pain. Colic pain is a sharp, intermittent, gripping pain obstructed to a hollow organ. ठीक है ना. Constant जैसे biliary colic है, renal colic है. Constant burning pain, features with peritonitis. Severe agonizing pain, characteristic of acute pancreatitis. Throbbing pain, sensitive organ inflammation. Throbbing pain जनरली अगर आप देखेंगे धप किसी का सर में दर्द होता है, बोले सब धप हो जाए, जिसे जनरली हमारे यहाँ की लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज कहते हैं लपकन वाला दर्द जो है, वो वहाँ पर पेशेंट को इस तरह से लप 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 इस तरह का दर्द पेशेंट को रहता है. या कोलेस्टाइटिस या थ्रॉबिंग पेन टाइप ऑफ पेन, एब्सिस में जो पेन होता है वो भी जो है थ्रॉबिंग पेन रहता है. चेंज इन कैरेक्टर ऑफ पेन, द colic pain sometimes change into the constant pain indicates strangulation. पेन कैरेक्टर एंड डायग्नोस्टिक क्लूज, एब्रप्ट एक्सक्लूसिव पेन. अगर अचानक से बहुत सीवियर पेन होता है, एक्सक्लूसिव पेन बहुत सीवियर अगर पेन अगर हो रहा है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है. अगर इपिक स्टेज में है तो परफोरेटिक अल्सर का हो सकता है, रप्चर्ड एन्यूरिज्म का हो सकता है, बिलियरी कोलिक का हो सकता है और यूटेक कोलिक का हो सकता है. और ग्रेजुअल स्टेडी पेन अगर ग्रेजुअल है, धीरे धीरे हो रहा है और बिल्कुल लगातार पेन बना हुआ है, तो एक्यूट कोलेस्टाइटिस है, एक्यूट कोलिंजाइटिस है, एक्यूट हेपेटाइटिस है. और अपेंडिसाइटिस, एक्यूट सल्फिंजाइटिस. लेकिन अपेंडिसाइटिस दो तरह के पेन होते हैं. एक्यूट अब्रप्ट होता है अगर वो रप्चर हो जाए तो, लेकिन सिंपल कैटरल टाइप की इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ अपेंडिक्स है तो वहां पर अपेंडिसाइटिस अगर है तो वहां पर आपको डायलेक्टिंग पेन आपको मिलेगा, एक्यूट पेन मिलेगा, लेकिन उतना सीवियर नहीं मिलेगा. ठीक है ना. और रैपिड ऑनसेट ऑफ द सीवियर कांस्टेंट पेन, तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में, मेजेंटिक थ्रोम्बोसिस स्ट्रैंगुलेटेड बाउल में और एटोपिक प्रेगनेंसी में आपको रैपिड ऑनसेट ऑफ सीवियर कांस्टेंट पेन मिलेगा. Intermittent colic pain is sent off with free intervals. The early pancreatitis, हालांकि ये बहुत कम मिलता है. स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, तो यहाँ आपको इंटरमिटेंट थोड़ी देर में कॉलिक पेन मिलेगा. अगर हम देखें कॉलिक पेन डायग्नोस्टिक क्लूज में अगर हम देखें हैं तो यूटेक कॉलिक, बिलियरी कॉलिक और इंटेस्टाइनल कॉलिक की 3 से 10 मिनट में कितने बाउट्स आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यूटेक कॉलिक अगर है तो 3 से 10 मिनट में 1 2 3 4 बाउट, लगभग 3 से 10 मिनट के अंदर 3 से 4 से 5 और 3 से 4 बाउट उसमें आएंगे, क्योंकि ये कोलिक की पेन है. बिलियरी कोलिक में पेन थोड़ा इन द केस ऑफ इंटेस्टाइनल कोलिक यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 बाउट्स, मतलब इतना सीवियर इतना कोलिक की पेन जब बाद इंटेस्टाइनल कोलिक होगा तो वहाँ इस तरह से पेन के बाउट्स को रहेंगे. अदर सिम्टम एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल पेन, तो उसमें क्या है कि वोमिटिंग, क्योंकि पेन के साथ करीब 70 से 80% केसेस में व्हेन अ पेशेंट कम्स विद एक्यूट एब्डोमिन, तो करीब 60 या 70% केसेस में आपको नौसिया और वोमिटिंग जनरली मिलता है.
When sufficient is stimulated by secondary visual afferent fibers, the median vomiting centers activate efferent fibers to induce reflex vomiting. Hence, pain in the acute surgical abdomen usually precedes vomiting, whereas the reverse holds due to the medical conditions. The absence of bile in the vomitus is a feature of pyloric stenosis, where associated findings suggest bowel obstruction, the onset and characteristic of vomiting may indicate the level of the lesion. अब जैसे खास तौर से यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे पेशेंट हैविंग द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अपर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर है, अगर वो जो इलियम जुजिनम के आसपास कहीं पर है, तो पेशेंट को फ्रीक्वेंट वोमिटिंग बड़ी जल्दी होती है. लेकिन अगर अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, लो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब वो कहीं पे इलियम के आसपास कहीं ऑब्स्ट्रक्शन अगर है, तो पहले पूरी इंटेस्टाइन फिलअप होगी तब जाकर वोमिटिंग, तो वहां पर जनरली वोमिटिंग नहीं होती. Severe uncontrollable retching provides temporary pain relief in the moderate attack of appendicitis. The absence of bile in the vomitus is features of the pyloric stenosis, where associated findings suggest bowel obstruction. The onset and character of the vomiting may indicate the level of the lesion. Other symptom is the constipation. हालांकि एक्यूट एब्डोमेन में कॉन्स्टिपेशन तुरंत आपको नहीं मिलता, जब 2-4 दिन के बाद या 2 या 3 दिन के बाद कॉन्स्टिपेशन जनरली मिलता है, या हो सकता है कि पहले से पेशेंट, कई बार क्या होता है कि फीकोलिथ की वजह से पेशेंट को अगर तो अच्छा खासा कॉन्स्टिपेशन के पहले से है, तो उसकी वजह से पेशेंट को जो है कॉलिक पेन इंटेस्टाइन का होता है. तो रिफ्लेक्स इलियम EPS is often induced by visual afferent fibers stimulating efferent fibers of the sympathetic autonomic nervous system to reduce the hypostasis. Hence, fatigue ileus undermines the values of the constipation, the differential diagnosis of the acute abdomen. Constipation itself is a hardy or absolute indicator of the intestinal obstruction. However, obstipation, the absence of the stool or gas, also may present in these type of cases. Sometimes डायरिया में, खासतौर पर those पेशेंट who are suffering with the gastroenteritis, तो वहां पर आपको डायरिया मिलेगा सीवियर एक्यूट पेन के साथ. Copious watery diarrhea is characteristic of the gastroenteritis and other medical causes of the acute abdomen. Blood stained diarrhea suggests ulcerative colitis, Crohn's disease, or Bacillus dysentery. It is also common in ischemic colitis, but often absent in intestinal infarction due to the superior mesenteric artery occlusion. Other specific symptoms, patient may have the jaundice, suggestive hepatobiliary disorder. अब jaundice जनरली खासतौर पर हम सर्जरी की फील्ड में अगर जॉन्डिस की बात करें, जनरली इट इज द आफ्टर द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, क्योंकि ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन द स्टोन और एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द सीबीडी, दैट्स व्हाई द हेपेटोबिलियरी कॉलिक इज देयर पेशेंट में हैव द जॉन्डिस. हेमेटोचेजिया और हेमेटोमेसिस आर गैस्ट्रोड्यूडेनल लीजन ऑफ द मेलोरिनी सिंड्रोम. दिस इज द इरोजन ऑफ द इसोफेगस. हेमेचुरिया, यूरेट्रल कोलिक और सिस्टाइटिस. कई बार सिस्टाइटिस का पेन भी इतना सीवियर पेशेंट लेके आता है कि वाकई कई बार लगता है कि एक्यूट एब्डोमेन कंडीशन में है. द पैसेज ऑफ बॉल क्लॉट्स और नेक्रोटिक म्यूकोसा डेब्रीज मे बी सोल एविडेंस ऑफ द एडवांस इंटेस्टाइनल इश्यूमिया. रिलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ द हिस्ट्री, द गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री. डिस्मेनोरिया भी कई बार डिस्मेनोरिया सीवियर पेन पेशेंट को करता है. The menstrual history is crucial for the diagnosis of ectopic pregnancy, maternal smudge disease due to the ruptured ovarian follicle and the endometriosis. A history of vaginal discharge of dysmenorrhea may denote pelvic inflammatory diseases. क्योंकि अभी मैंने पिछले 3 महीने के अंदर में लगभग 3 या 4 मरीज ऐसे देखे हैं जिनमें सीवियर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमेन में एक्चुअली दे वर हैविंग द फॉलिकुलर सिस्ट. हालांकि फॉलिकुलर सिस्ट में सीवियर पेन नहीं होता, लेकिन दे हैव द सीवियर पेन और जब उनका अल्ट्रासाउंड करता है फॉलिकुलर सिस्ट उसमें आई. तो इसलिए कि कई बार पेशेंट बड़े टिपिकल जो कि इसमें लिस्टेड नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट हम उनको कई बार एक्यूट एब्डोमेन में देखते हैं. Digestive anticoagulants have been implicated in retroperitoneal or intramural jejunal hematomas. Oral contraceptives have been implicated in the formation of the benign hepatic adenomas and the mesenteric venous infarction. Corticosteroids in particular may mask the clinical signs of the even advanced hepatitis. Pyloric perforation has been caused by the crack. Sometimes
Acute abdomen related with the family history also often provides the family history often provides the best information about medical causes of an acute abdomen. Travel history may raise the possibility of the MEP liver abscess, hydrated cyst, malleolus spleen, tuberculosis, salmonella typhi infection of the levoricical area, and dysentery. Operation history: any history of a previous abdominal growing vascular thoracic operation may be relevant to the current illness. In general, I have seen 3 or 4 cases. I was operated on the patient ruptured appendicitis. After 4 months, patient came with me, intestinal obstruction, severe pain with intestinal obstruction. जब पेट खोला 3-4 दिन को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रखा, जब पेट खोला तो पता चला कि वो एक फाइब्रस बैंड बन गया जिसकी वजह से इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। फाइब्रस बैंड काटा और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, पेशेंट वाज ओके। तो इस तरह की कंडीशन ऑपरेशन के बाद इस तरह की कंडीशन भी होती है। पर्टिकुलर अटेंशन टू द मोड ऑफ द ऑपरेशन, खासतौर लेप्रोस्कोपिक ओपन या एंडोवास्कुलर सर्जरीज and any anatomic reconstruction may be clarify aspect of the current complaints if possible within a time constraints. Now, physical examination. The tendency to concentrate on the abdomen should be resisted in the favor of a methodical and complete general physical examination. A systemic approach to the abdominal examination should be approached. One should search for specific signs that confirm or rule out differential diagnostic possibilities. General observation afford a very reliable indications of the severity of the clinical situations. होता क्या, जनरल ऑब्जर्वेशन में आप पेशेंट को देख सकते हैं। पेशेंट जब आपके पास आप ओपीडी में बैठे हुए हैं या कहीं बैठे हुए हैं अपने चैम्बर में, पेशेंट आपके दरवाजे से पता चला 2 लोग पेशेंट को पकड़े हुए हैं, पेशेंट चल नहीं पा रहा, पेशेंट एक तरफ को झुका हुआ है या पेशेंट रिकम्बेंट पोजीशन में आपके पास आ रहा है, तो उससे भी आपको कई बार पता चलता है। जब पेट पकड़ के आ रहा था, निश्चित सी बात है पेशेंट को जो है सीवियर पेन है। द रिथिंग ऑफ पेशेंट विद विजुअल पेन, कई बार पेशेंट कुलबुला रहा, छटपटा रहा होता है विजुअल पेन की वजह से, जैसे इंटरसाउंड कोलिक है। कॉन्टैक्ट विद द मोशनलेस बियरिंग ऑफ दीज विद द पैराइटल पेन, जैसे हम कह सकते हैं एक्यूट एपेंडिसाइटिस है, जनरलाइज्ड पेट्रोलाइटिस में भी सीवियर पेन है। डिमनेस विद कॉन्स्टेंट एब्डोमिनल आर्टरी इलनेस। Systemic signs we can see that usually accompany rapidly progressive or advanced disorder associated with an acute abdomen. Extreme pallor, hypothermia, tachycardia, tachypnea, sweating suggest major intraabdominal hemorrhage. Ruptured aortic aneurysm और ट्यूबल प्रेगनेंसी, अगर आप पास भी देंगे वो आपको बहुत ही लो मिलेगा। और खास तौर से पेशेंट सफरिंग फॉर द एक्यूट एब्डोमेन, खास तौर से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या इंटेस्टाइनल रप्चर्ड अपेंडिसाइटिस या रप्चर्ड एब्डोमेन प्रेगनेंसी, इस कंडीशन में पेशेंट है सीवियर फीवर, 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हम लोगों ने देखा है। कांस्टेंट लो ग्रेड फीवर जनरली जो छोटे मोटे केस में, लेकिन जब 1 या 2 दिन को परफोरेशन हो जाता है उसके बाद जो है बहुत सीवियर पेशेंट को फीवर रहता है, 104-105 डिग्री फीवर तक हम लोगों ने देखा है इसमें। So common inflammatory conditions such as diverticulitis, cholestasis, or appendicitis. High fever with lower abdominal tenderness in the young woman without signs of the systemic illness such as acute meningitis. Disorientation or extreme lethargy combined with a very high fever more than 39 यानी कि 103 से 104 के बीच में करीब, और swinging fever or with chills and rigors signify impending septic shock. This is most often due to the advanced peritonitis, acute cholangitis or pyelonephritis. However, fever is often mild or absent in the elderly, chronically ill or immunosuppressed patient with a serious illness. Examination में देखा, second number is the inspection. The abdomen should be thoughtfully inspected before palpation. A tensely distended abdomen with an old surgical scar suggests both the presence and causes adhesions of small bowel obstruction. ये जनरली ऐसा दिखता है। Ascaphoid contracted abdomen is seen with perforated ulcers. Visible peristalsis occurs in thin patients with advanced bowel obstruction. Auscultation of the abdomen should also precede palpation. Peristaltic rushes synchronous with colic are heard in mid small bowel obstruction and in early acute pancreatitis.
They differ from the high-pitched hyperplastic sounds unrelated to the crampy pain of the gastroenteritis, dysentery, fulminant circularitis, and abdomen that is silent except for the crinkling sound. कई बार क्या होता है कि पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑफ द साइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन जस्ट पहले तक वहां पर एक्सेलरेटेड आपको बहुत साउंड मिलती है, लेकिन साइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ठीक बाद आपको एब्डोमेन साइलेंट मिलता है। लेकिन ये 6 से 8 घंटे, 12 घंटे, 12 से 18 घंटे बाद एब्डोमेन पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है। Coughing to elicit pain, the patient should be asked to cough and point to area of the maxillary pain. हालांकि if a patient having the acute abdominal pain, तो it is very dangerous for the patient, ये कभी करना नहीं चाहिए क्योंकि patient को severe pain रहता है। Pituitary irritation to demonstrated that the confirmed afterward without causing unnecessary pain in the vigorous testing of the rebound tenderness. Unlike the parietal pain of peritonitis, colic is visceral pain and is seldom aggravated by the deep inspiration or coughing. Percussion, हालांकि एक्यूट एब्डोमेन के पेशेंट में परकशन बहुत ही पेनफुल है पेशेंट के लिए। अगर पेशेंट अलाउ करे देन गो फॉर दैट, अदरवाइज नो नीड ऑफ दिस टाइम, क्योंकि ये पेशेंट को वैसे बहुत दर्द हो रहा है, पर्सन परकस कर रहे होते हैं, तो पेशेंट के लिए ये बहुत ही कष्ट। परमिशन ऑफ द पेशेंट, वी शुड नॉट गो फॉर द परकशन ऑफ द एब्डोमेन। Tenderness or percussion is a key of the eliciting rebound tenderness. Both reflects pituitary irritation and pituitary pain. Palpation, superficial palpation one can do, but in acute abdomen, deep palpation should not be done because due to the severe pain. आप पेशेंट को पेन किलर लगा के उसके बाद आप उसको थोड़ी देर बाद पाल्पेशन कर सकते हैं, लेकिन एक्यूट कंडीशन में करना बहुत मुश्किल है बिकॉज गार्डिंग इज देयर, मसल गार्डिंग इज देयर। इफ देयर इज, क्योंकि जैसे आप पेशेंट को छुएंगे तो वो इनवॉलंटरी जो है मसल स्पाज्म जनरली रहता है, और कई बार पेशेंट आपको देखते हुए वॉलंटरी मसल गार्ड भी करता है। टेंडरनेस जनरली आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शुरुआत में शुरू के 6 घंटे तक टेंडरनेस बहुत ज्यादा रहती तो है एब्डोमेन में, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द टेंडरनेस व्हाट इज द डिजीज, मेन डिजीज को पहचानना बड़ा मुश्किल है क्लिनिकली, ठीक है ना। लेकिन 6 घंटे बाद जब पेशेंट थोड़ा सेट आउट हो जाता है, पेन भी सेट आउट हो जाता है, जैसे वो ये कि एक्यूट एपेंडिसाइटिस का पेन पहले अम्ब्लिकस में होगा, लेटर शिफ्ट टू द राइट लेग फोसा, ठीक है ना। तो उन कंडीशंस में टेंडरनेस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू के 6 घंटे में टेंडरनेस बहुत ज्यादा, क्योंकि डिफ्यूज पेन पेशेंट को रहता है तो उस कंडीशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है टेंडरनेस से पहचानने के एग्जैक्ट कॉज ऑफ द। इट्स एक्सटेंट एंड सीवियरिटी आर डिटरमाइंड फर्स्ट बाय 1 or 2 finger palpation beginning away from the area of the cuff tenderness and gradually advancing towards it. Tenderness is usually well demarcated in acute cholestasis, appendicitis, diverticulitis and acute appendicitis. एक्चुअली होता क्या है कि जब भी पेशेंट आपके पास, फिर भी पेशेंट आपका कहता था डिफ्यूज पेन, लेकिन उससे हम पूछ सकते हैं द साइट ऑफ द मैक्सिमम टेंडरनेस, उससे सबसे ज्यादा दर्द कहाँ पर, जहाँ पर लगा था उस जगह को सबसे लास्ट में टच करें। अदरवाइज इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होने के या रिजिडिटी होने की संभावना पूरी रहती है। इफ देयर इज पोरली लोकलाइज्ड टेंडरनेस अनअकम्पनीड बाय गार्डिंग, one should suspect gastroenteritis or some other inflammatory intestinal process without peritonitis. कार्डियक टेस्ट, हालांकि ये लगभग सभी में एक्यूट एब्डोमिनल सिंड्रोम पॉजिटिव रहता है। When the patient raises his or her head from the bed on examination table, the abdominal muscle will be tensed. इसी की बात टॉट हो जाती है। Tenderness persists in abdominal wall condition, there is a rectus hematoma, whereas deeper pituitary pain due to the interpituitary disease is lessened. Hyperstition may be demonstrable in abdominal wall disorders or localized peritonitis, but it is more prominent in herpes zoster, spinal root compression and other neuromuscular problems. Trigger point sensitivity later costal grip और किप सकती है। Abdominal masses में देख सकते हैं, मर्फी साइन आपको मिल सकता है। मर्फी साइन जनरली इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्यूट कोलेस्टाइटिस, एक्यूट कोलिथिसिस। सिंपली पेशेंट को हम क्या करते हैं, स्पाइन पोजीशन में लिटाते हैं काउच पे, उससे नीज मस्ट बी रिफ्लेक्स, जिससे कि आपके एब्डोमेन की मसल रिलैक्स रहे, और पेशेंट को पाल्पेट करते हैं, ठीक है। राइट लेग फोसा से ऊपर की तरफ पाल्पेट करते हैं, कोस्टल मार्जिन, राइट कोस्टल मार्जिन की तरफ,
जैसे इनिशियल गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट करते हैं इंस्पिरेशन के साथ, तो पेशेंट हैविंग द अरेस्ट इन ब्रीथ, ठीक है, दैट इज द मर्फी साइन। और मर्फी स्ट्राइट जो है वो अपेंडिसाइटिस का, एक्यूट अपेंडिसाइटिस का सिम्टोमेटिक कार्डिनल फीचर है। इलियोसोस साइन, if our mass cannot be direct effect, then ileosaur sign may be last was abscess arising from a perinephric abscess or perforated Crohn's enteritis may cause pain when the hip is passively extended or actively flexed against resistance। और कई बार जो D10 लेवल पे अगर बाय द वे आपको स्पाइन की ट्यूबरकुलोसिस तो उसकी वजह से भी जो है इलियोसोर सेप्सिस जल्दी होता है उसके वजह से, तो इलियोसोर साइन वहां पर आपको पॉजिटिव मिलता है। ऑब्ट्यूरेटर साइन, सिमिलरली इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द फ्लेक्स्ड थाई may exert painful pressure on the loop of the small bowel and trapped with the obturator canal। obturator hernia में जर्नी मिलता है bump tenderness over the lower costal ribs indicates an inflammatory condition affecting the diaphragm, liver or spleen or its adjacent structures। While this may suggest a hepatic, splenic or subphrenic abscess, it is common in acute cholestasis, acute hepatitis or splenic infarct। Inguinal femoral male genitalia में अगर देखें तो the inguinal and femoral rings in both sexes are genitalia in male patients should be examined next। क्या क्या rectal examination, diffuse tenderness, the non-specific but right-sided rectal tenderness accompanied by the lower abdominal mount tenderness is indicative of the peritoneal irritation to the pelvic appendicitis or abscess। Other useful findings include a rectal tumor, blood stain stool or occult blood detected by the Goyak sign। Goyak sign is nothing but it is test for the occult blood in the stool। इसमें क्या होता है, गोयक पेपर पे जो फीकल मैटर का सैंपल रखते हैं और विदिन अ 1 सेकेंड तो जो है वो उससे आपको पता चलता है कि जो इसका जो ऑकल्ट ब्लड का कलर उसमें आपको दिखने लगता है। pelvic examination is vital in women with the vaginal discharge, dysmenorrhea and menorrhagia or left lower parted pain। A properly performed pelvic examination is invaluable is differentiating among acute pelvic inflammatory diseases that do not require operation and acute appendicitis twisted ovarian cyst में अगर आपने ढंग से आपने किया तो आपको ऑपरेशन से बचा सकता है। Now which type of investigation we may do when a patient comes with acute abdomen? Complete hemogram में सर्जिकल प्रोफाइल बहुत जरूरी, सर्जिकल प्रोफाइल इसलिए कराना जरूरी है, हो सकता है आज नहीं कल नहीं परसों आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़े, दैट्स व्हाई जब आप सैंपल ले रहे हो तो एक बार में सारी चीजें करा लीजिए। और आपको टीएलसी जैसे आपको पता है कि इन एवरी एक्यूट कंडीशन ऑफ द बॉडी टीएलसी लेवल जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है और पॉलीमॉर्फ्स है वो हमेशा अच्छे खासी संख्या में करीब 12 से 15,000 18,000 की संख्या में बड़ी बहुत है। एक्सरे क्वेश्चन ये बताएगा आपको एग्जैक्टली कि आइदर द पेशेंट परफोरेशन हुआ है या फिर सिंपल इंटरस्टिशियल ऑब्स्ट्रक्शन है। यूएसजी होल एब्डोमेन, यूएसजी होल एब्डोमेन में आपको पता चलेगा कि जो है कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं पर कोई परफोरेशन है, कहीं कोई स्टोन है ना, कहीं कोई इन्फ्लेमेशन है। सीटी स्कैन जब यूएसजी से आपको पता नहीं चलता, सीटी स्कैन एमआरआई स्कैन और डायग्नोस्टिक लाप्रोस्कोपी उसके बाद हम लोग करते हैं। ये हर जगह नहीं किया जाता लेकिन हाँ वी मे गो फॉर दिस। हेलो, स्मॉल वॉल ऑब्स्ट्रक्शन परफोरेशन हम देख सकते हैं। क्या बोलते हैं, क्या किया मैंने? स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन एंड परफोरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। डायफ्राम is the characteristic feature of the interstitial perforation। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। But these are multiple water level we can see in the intestine is the characteristic feature of the interstitial obstruction। ये dilated bowel loops you can see, these are the interstitial obstruction। Medical large ball of the large ball of you can see the fecolithis, large ball आप देख सकते हैं CT scan में। Acute abdomen presentation and differential diagnosis आप देख सकते हैं। आपको peritonitis, GIT perforation,
अभी जैसे बाहर उठने का काम बढ़ गया अपनी बात थोड़ी है। प्लीज 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 म्यूट योर माइक्रोफोन्स प्लीज। पेरिटोनिटिस जेआईटी परफोरेशंस प्रेजेंटेशन उसका डिफ्यूज सीवियर टेंडरनेस गार्डिंग एब्सेंट बॉल साउंड आपको मिलेंगे इसमें। और अगर आप देखेंगे तो उसके लिए आपको अपराइट चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, फ्री एयर आपको मिलेगी। अपेंडिसाइटिस अगर डायग्नोज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मैकबर्नी पॉइंट्स पे आपको टेंडरनेस मिलेगी, रिबाउंड टेंडरनेस मिलेगी, एनोरेक्सिया मिलेगा। उसके लिए आप कर सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन और लेप्रोस्कोपी करा सकते हैं। एक्यूट पेरिटोनिटिस में अपर एब्डोमेन टेंडरनेस, इलियस, ग्रेट टर्नर साइंस, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, एमाइलेज लेवल करा सकते हैं, ईआरसीपी करा सकते हैं। एक्यूट कोलिसिलिथिस सिस्टाइटिस का पेशेंट है तो गो फॉर द मर्फी साइन एंड बोआ साइन। अल्ट्रासोनोग्राफी करीब 95% केसेस में आपको बढ़िया तरीके से डायग्नोज होती है। डायबिटीज का अगर आप डायग्नोज कर सकते हैं तो उसमें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में टेंडरनेस मिलेगी, रिबाउंड फीवर में बार फीवर मिलेगा, क्वाइट बाउल साउंड मिलेगी। और सीटी आपको एक या दो बार कराना पड़ सकता है, जिससे कि हालांकि आपको ये अल्ट्रासाउंड नहीं दिखेगा लेकिन कंफर्मेशन अल्ट्रासाउंड में नहीं हो पाते। दैट्स गो फॉर दिस सीटी। जब भी इन्फ्लेमेटरी साउंड हो या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कभी एक्यूट एब्डोमेन में कभी भी प्रीफर नहीं करता कि पेशेंट को बेरियम एनीमा या बेरियम सॉलो कराया जाए, ये नहीं कराना चाहिए। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में नोशिया एंड वोमिटिंग, एल्कोलोसिस, बाउल साउंड मिलेगी, प्लस और माइनस मिल सकती है। शुरुआत में आपको ज्यादा मिलेगी, फिर बाद में बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो उसमें आप एब्डोमिनल सीरीज करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, पेशेंट को राइट पोर्शन में चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। मेजर तो सीवियर पेन बट बिनाइन ब्लड इन स्टूल आपको मिल सकती है। आपको पेशेंट को एब्डोमेन की एक्सरेज करा सकते हैं, सीटी करा सकते हैं, एंजियोग्राफी करा सकते हैं। कोलेंजाइटिस अगर है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, पेशेंट में प्रेजेंट विद द फीवर, जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट टेंडरनेस, गार्डिंग, सेप्सिस भी कई बार मिल सकती है। अल्ट्रासोनोग्राफी या ईआरसीपी हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अगर है तो इसमें आपको ऑल द सिम्टम ऑफ द पेरिटोनिटिस में भी सीन हाइपोटेंशन मिलेगा, एनीमिया, शॉक, ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है ना। और इनसे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट आपको पता चल जाएगा। रप्चर्ड एक्यूट एब्डोमिनल एन्युरिज्म अगर है तो आपको अपर एब्डोमिनल में टेंडरनेस, बैक पेन, शॉक के लक्षण मिलेंगे क्योंकि इतना ज्यादा खून निकल चुका होगा कि आपको शॉक में पेशेंट तुरंत चला जाएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन और सीटी एंजियोग्राफी करा सकते हैं आप। नो मैनेजमेंट, इतना पेशेंट आपके पास आया, आपने ऑन द बेसिस ऑफ पेन, ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अगर आपने पेशेंट को पहचाना है, then go for the management. Which type of management they give to the patient? There may be management always depend on the diagnosis. अब मैनेजमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि एक तो है जनरल मैनेजमेंट है कि स्पेसिफिक मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जब भी पेशेंट आपके पास आए तो आपको क्या करना है, तो जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो एक्यूट एब्डोमिनल भले तब तक आपकी डायग्नोसिस डेवलप नहीं हो रही होती है, पेशेंट दर्द लेके आता तो आप क्या करते हैं, सिंपली उसमें हम लेटर ऑन आपको वन बाय वन बताते रहते हैं। टू टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, सर्जिकल, always first choice management if patient is fit for surgery. It's a non-surgical conservative approach, only those patients who are not fit for surgery, but always explain the condition and symptoms of the disease to the patient or attendant of the patient. General management necessary for all patient of acute abdomen. क्या है generally patient having acute abdomen comes with the very meager conditions, so first class treatment must be as online or sharp. क्या है, फर्स्ट A B C D E F, ये निमोनिक्स के साथ आप देख सकते हैं। सिंपली ABCD क्या है, स्टैंड फॉर द एरिएशन एंड एश्योरेंस टू द पेशेंट। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ अगर हो रही है तो पेशेंट को ले पाए, पेशेंट को एश्योर करे हुए हाथ को कुछ नहीं होने वाला तो ठीक हो जाएगा। एंड B स्टैंड फॉर द ब्लीडिंग, स्टॉप एंड ब्लड प्रेशर। अगर कहीं पेशेंट आपके पास एक्यूट कंडीशन में ब्लीडिंग अगर हो तो उसको ब्लीडिंग स्टॉप करने की कोशिश करिए। अगर ओपन है तो ओपन को बंद करिए, और क्लोज अगर आपको लगता है तो उसको जो भी आपको देना है IV ड्रिप वगैरह में दे सकता है। और पेशेंट का BP मेंटेन करने की कोशिश करिए। C स्टैंड फॉर द क्राउड अवे, भीड़ को बिल्कुल हटा दीजिए। चार्टिंग ऑफ एवरीथिंग,
जो भी आपने पल्स, बीपी, इनपुट आउटपुट चार्ट सब मेंटेन आपको करना है। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, रेस्पिरेशन, फ्लूइड, इनपुट आउटपुट, एब्डोमेन गिरती, ये सारी चीज़ आपको चार्टिंग करनी है। सबसे पहले भीड़ वाला बताइए। ड्रग, डी फॉर ड्रग, मेडिसिन, ठीक है ना, पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी स्पाज्मिक ड्रग्स शुड बी गिवन टू द पेशेंट आईवी। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एनारोबिक बैक्टीरिया को कवर करने के लिए जो मेडिसिन हैं, पेशेंट का बीपी कम रहा तो उसको लोग वासोप्रेसिन दे रहे हैं, ठीक है ना। पेशेंट बहुत ज़्यादा एजिटेशन में है तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम जो है काम एंड कूल करने के लिए पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं। ई स्टैंड फॉर द इमरजेंसी, इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट इलेक्ट्राइट्स, ठीक है ना, इमरजेंसी, क्योंकि पेशेंट आपके पास आया है सीवियर एब्डोमेन पेन में तो इट इज इमरजेंसी, तो यू मस्ट शो द इमरजेंसी टू द पेशेंट एंड अटेंडेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना। आप उसको बहुत लाइटली नहीं लीजिए, क्योंकि एब्डोमेन में पेशेंट पे दर्द कई बार हल्का दर्द भी होता है, आगे जाकर बढ़ता चला जाता है, उस कंडीशन में भी दिक्कत है। तो हमेशा पेशेंट और उसके साथ वालों को इस बात को एक्सप्लेन करिए कि अभी हमें पता नहीं है, हम धीरे धीरे ये भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी देंगे, संग में इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, तब हम पता चले एग्जैक्ट बात है, लेकिन ये बात हल्के में कभी मत लीजिए। इमरजेंसी है, यू मस्ट ट्रीट इट एज अ इमरजेंसी। इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट इन विच सिम्टम्स, किसके आधार पे, इसके आधार पे कि क्या जो भी सिम्टम आप, जो भी पेशेंट आपके पास आया है, क्या आपके सेंटर पे ये ऑपरेबल या मैनेजेबल है या नहीं है। क्या आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि जब पेशेंट आपके पास है क्या क्या, क्योंकि एक जनरल आइडिया आपको हो जाता है जब भी पेशेंट आपके पास आता है, क्लिनिशियन आपको जनरल आइडिया रहता है कि किस तरह का पेशेंट आपके पास है, क्या प्रॉब्लम अंदर हो सकती है। तो उसके आधार पर पेशेंट, आप ये दिमाग में अपने सोच सकते हैं क्या आपके यहाँ की जो सुविधाएं हैं या आपके यहाँ के जो कंडीशंस हैं, क्या पेशेंट अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो क्या आप उसको संभाल लेंगे, नहीं, अगर नहीं है फर्स्ट एड देके पेशेंट को छोड़, ठीक है ना। और पेशेंट और उसका अटेंडेंट को सारी बात, पेशेंट को नहीं, पेशेंट अटेंडेंट को सारी बात एक्सप्लेन कर दीजिए। उनको बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, पेशेंट को आपने क्या सोचा है, क्या करने वाले हैं, लगभग कितना खर्चा उसका होने वाला है। और यू मस्ट बी मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्योंकि ये वो चीज है जो कि आपके पेशेंट को बचा भी सकता है, अच्छे खासे पेशेंट को मार भी सकता है अगर आपने प्रॉपर्ली नहीं किया, ठीक है ना। तो फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, कि किस तरह का फूड आपको देना है। जैसे एक्यूट पेन इन एब्डोमेन है तो पेशेंट को नॉर्मल साइन देना है, डीएनएस देना है, आरएल देना है, आईसोएचजी देना है, क्या देना है, ये इसके आधार पर आप तय करेंगे। इफ पेशेंट इज नॉट एबल टू सर्जरी, prepare the patient for surgery, till then go for the petrol dialysis if necessary. Thank you. You can see the acute abdomen, then if you treat it well, it converts into the acute abdomen. All about myself from my side. Please, have you any question? I will be very pleased to answer you. डॉक्टर सुशील सर। सर जी सर, कोई क्वेश्चन हो? क्वेश्चन तो सर अभी तक तो अराइज हुआ नहीं। ये आपकी विद्वत्ता दिखाता है कि सारी क्वेरीज आपने साथ के साथ क्लियर की। जी जी जी, दोनों लोगों से प्रयास तो किया है। आप बिना कि हर चीज ऑन स्पॉट क्लियर होती गई है, तो क्वेरीज तो अभी नहीं है। जी जी, और बस आपका धन्यवाद, आपने अपने शेड्यूल में से थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकाला। नहीं सर, हमको आपका अधिकार है सर। अधिकार तो है। तो थैंक यू सर, सुशील सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका और आपके कॉलेज का, आपके प्रिंसिपल साहब का, आपके एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कॉल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका स्क्रीन शेयर ऑफ कर दें। अरे सर इतनी देर बंद। जी सर, जी सर, एनी क्वेश्चन? नो। अरे स्क्रीन शेयर बंद करो महाराज, स्क्रीन पे आपका वो प्रेजेंटेशन दिख रहा है अभी।
अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैं इसको बंद करता हूँ। इसको लीजिए। हो गया सर। ठीक ठीक, काम हो गया सर। ओके, मैं लीव। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो। वेबिनार के अंत में मैं सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने इस वेबिनार में ऑनलाइन ज्वाइन हुए, सभी लोगों का, और साथ में हमारे दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर नरेंद्र और डॉक्टर बीसी आर्या, दोनों लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही हमारे माननीय मंत्री महोदय, माननीय आयुक्त महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, और साथ में जिन लोगों का भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस वेबिनार को संपादित कराने में सहयोग रहा है, उन सभी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। इसी के साथ ये वेबिनार का सेशन समाप्त घोषित किया जाता है। नमस्कार सर।